1961 के पुलिस एक्ट में उस बात को ऐसे लिखा गया है कि हर अंग्रेज पुलिस ऑफिसर को राइट टू ऑफेंस होगा, लेकिन मरने वाले और पिटने वालों को राइट टू डिफेंस नहीं होगा। तो ये जो राइट टू ऑफेंस होगा हर अंग्रेज पुलिस ऑफिसर को, और हर भारतीय व्यक्ति जो मर रहा है, पिट रहा है, उसको राइट टू डिफेंस नहीं होगा। इसी आधार पर हिंदुस्तान में दो बड़ी दुर्घटनाएं हुई। पहली दुर्घटना हुई जलियांवाला बाग में। 13 अप्रैल 1919 को एक अंग्रेज पुलिस ऑफिसर डायर, उसने गोलियां चलाई अंधाधुंध। 18 मिनट पुलिस फायरिंग हुई और 18 मिनट की पुलिस फायरिंग में 2000 क्रांतिकारी मारे गए सीधे गोलियों से। 2000 क्रांतिकारी तो सीधे गोलियों से मारे गए। फिर जो भगदड़ मची उसमें कई हजार लोग मर गए। बाद में क्या हुआ, जिस अंग्रेज पुलिस ऑफिसर डायर ने यह गोली कांड किया था उसके ऊपर एक मुकदमा चला अदालत में। अदालत ने फैसला दिया, क्या फैसला दिया कि चूंकि डायर को राइट टू ऑफेंस था और मरने वालों को राइट टू डिफेंस नहीं था, इसलिए डायर को कोई सजा नहीं दी जा सकती और डायर को छोड़ दिया गया। 2000 हिंदुस्तानी क्रांतिकारियों को जिस व्यक्ति ने मारा पुलिस फायरिंग में, उसको अदालत से कोई सजा नहीं हुई, क्योंकि कानून अंग्रेजों ने ऐसा बना के रखा था। जब सजा नहीं हुई तभी ऊधम सिंह जैसे नौजवान ने डायर को मारने का संकल्प लिया था। ऊधम सिंह पैदा हुआ था अंग्रेजी कानून की गलत बातों के कारण। ऊधम सिंह ने संकल्प क्यों लिया था, अगर देश को न्याय मिलता और डायर को फांसी हो जाती, क्योंकि उसने 2000 क्रांतिकारियों को मार दिया था, तो ऊधम सिंह जैसे नौजवान को खड़े होने की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन ऊधम सिंह ने संकल्प यह लिया था कि यह अंग्रेजी काला कानून कभी भी हमको न्याय नहीं देगा, इसलिए डायर को मारना मेरा धर्म है, इसलिए मारा था उसने। ऐसे ही एक दूसरी दुर्घटना और हुई थी 1928 के साल में। लाला लाजपत राय पर लाठीचार्ज हुआ था, याद करिए। और एक अंग्रेज पुलिस ऑफिसर था, उसका नाम था सैंडर्स। उसने लाला लाजपत राय पर इतनी लाठियां बरसाई कि लाला लाजपत राय मर गए उसी समय। जब लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई तो उस अंग्रेज पुलिस ऑफिसर के खिलाफ केस किया था अदालत में। बहुत कम लोग जानते हैं वो केस फाइल किया था भगत सिंह ने। भगत सिंह, राजगुरु और जो सुखदेव की जो जोड़ी थी, इन लोगों ने केस किया था सैंडर्स के खिलाफ, क्योंकि लाला लाजपत राय को लाठियों से मार दिया था सैंडर्स ने। अदालत में उस केस का भी फैसला ऐसे ही हुआ कि सैंडर्स को राइट टू ऑफेंस था, लाला लाजपत राय को राइट टू डिफेंस नहीं था। और तब उन तीनों क्रांतिकारियों ने कल्पना की थी कि ये काला कानून अंग्रेजों का बनाया हुआ हिंदुस्तान के क्रांतिकारियों पर लाठीचार्ज करता है, फायरिंग करवाता है। इस काले कानून से जब तक मुक्ति नहीं मिलेगी तब तक हिंदुस्तान की आजादी के बारे में हम सपना नहीं देख सकते। दुर्भाग्य से उन क्रांतिकारियों ने जो सपना देखा था उस काले कानून से मुक्ति पाने का, वो काला कानून आज भी चल रहा है इस देश में आजादी के 50 साल के बाद। आप जानते हैं आज जो पुलिस का कानून चल रहा है वही है इंडियन पुलिस एक्ट, और आज भी पुलिस ऑफिसर को लाठीचार्ज करने के लिए, फायरिंग करने के लिए राइट टू ऑफेंस मिला है। मरने वाले और पिटने वालों को राइट टू डिफेंस नहीं है। और 50 साल से मैं कोई ऐसा एक केस तलाश रहा हूं जो हिंदुस्तान के किसी कोर्ट में गया हो कि किसी पुलिस ऑफिसर ने फायरिंग की, 20 लोग मारे गए, 25 लोग मारे गए, उस पुलिस ऑफिसर को फांसी की सजा नहीं हुई कभी, आज तक नहीं हुई। क्यों? कानून ऐसा है। अगर आप गोली चलाएं और आपकी गोली से कोई मारा जाए तो 302 और 307 में आपको बंद कर दिया जाएगा, हो सकता है फांसी हो जाए। लेकिन अगर एक पुलिस ऑफिसर गोली चलाए और उसकी गोलियों से सैकड़ों लोग मारे जाएं, हजारों लोग मारे जाएं, उसको कभी 302 और 307 नहीं लगता, कभी फांसी की सजा नहीं हुई। 50 साल से सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के तमाम मुकदमे मैंने तलाशे हैं, एक भी मुकदमा ऐसा नहीं मिला जिसमें किसी पुलिस ऑफिसर को फांसी हुई हो इस आधार पर कि उसने हिंदुस्तानियों को मार दिया। कभी नहीं होता ऐसा। क्यों नहीं होता? कानून अंग्रेजों का बनाया हुआ है 1861 का। उस कानून के आधार पर अपराधी आप हैं, जो पीटने वाला है वो अपराधी नहीं है, पिटने वाला अपराधी है, और पिटने वाले को बचने का अधिकार नहीं है, राइट टू डिफेंस नहीं है। आप बताइए ये कौन सी डेमोक्रेसी है? जिस देश में मुझे आत्मरक्षा का अधिकार नहीं मिला वो कौन सी डेमोक्रेसी है? और यह कानून कौन सा है? यह अंग्रेजों का बनाया हुआ कानून आज भी चलता है। क्यों चलता है? यह प्रश्न हमको पूछना चाहिए कि अंग्रेजों के जमाने में पुलिस चलती थी जिस तरह से, आज भी पुलिस वैसे ही क्यों चलती है?
अंग्रेजों ने एक कानून बनाया था हमारे देश में जिसका नाम है धारा 144। ये क्या है धारा 144? ये धारा 144 वही कानून है जो अंग्रेज इस देश में लागू करते थे। क्यों करते थे? अंग्रेजों की सरकार को हमेशा डर लगता था कि 4 क्रांतिकारी कहीं इकट्ठे हो गए, आपस में बातचीत करेंगे, अंग्रेजी सरकार का तख्ता पलट हो जाएगा, इसलिए हमेशा डर लगता था। तो धारा 144 का कानून अंग्रेजों की सरकार ने बनाया। उस कानून के तहत क्या है कि 4 आदमी कहीं इकट्ठे नहीं हो सकते, आप जुलूस नहीं निकाल सकते, प्रोसेशन नहीं निकाल सकते, भले ही वो धार्मिक जुलूस क्यों ना हो, वो नहीं निकाल सकते। ये अंग्रेजों के जमाने का बनाया हुआ कानून है। आज क्यों चल रहा? एक तरफ कहते हैं कि मेरे देश में डेमोक्रेसी है, दूसरी तरफ उस डेमोक्रेसी की सबसे बड़ी अभिव्यक्ति, अगर मैं जुलूस निकालना चाहूं, मोर्चा निकालना चाहूं, धारा 144 है तो नहीं निकाल सकता जब तक पुलिस की परमिशन नहीं मिले। यह व्यवस्था अंग्रेजों के जमाने की है। क्यों चल रही है आज तक? यह प्रश्न हमको पूछना चाहिए। और ऐसे 1-2 नहीं, हजारों कानून चल रहे हैं अंग्रेजों के जमाने के। 1860 में ही अंग्रेजों ने एक कानून बनाया था, उसका नाम है इंडियन सिविल सर्विसेज एक्ट। उस कानून के तहत उन्होंने क्या किया था? कलेक्टर नाम की एक पोस्ट बनाई थी। अंग्रेजों को कलेक्टर की जरूरत क्यों थी? अंग्रेजों को कलेक्टर की इसलिए जरूरत थी कि वो गांव-गांव के लोगों से रेवेन्यू कलेक्ट करके देता था, और कलेक्टर का माने होता था वन हु कैन कलेक्ट द रेवेन्यू, उसका नाम होता था कलेक्टर। यह कानून बनाया 1860 में, वही कानून 1998 में भी चल रहा, बस नाम बदल गया। उस कानून का पहले नाम था इंडियन सिविल सर्विसेज एक्ट, आज वो कानून है इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव एक्ट। सब कुछ वैसे का वैसा ही है। और मेरे देश में ऐसे बहुत बड़े बड़े नेता हुए जिन्होंने आजादी के पहले कई बार अपने भाषणों में यह कहा था कि ये जो ब्यूरोक्रेसी की व्यवस्था है, ये स्टील फ्रेम व्यवस्था है, ये हिंदुस्तान का विकास नहीं होने देगी। हमारी सरकार जब बनेगी, माने आजादी जब मिल जाएगी, हम इस स्टील फ्रेम ब्यूरोक्रेसी को उठाकर समुद्र में फेंक देंगे। दुर्भाग्य से वो नेता मंत्री बने, लेकिन वो ब्यूरोक्रेसी आज तक इस देश में चलती आई। क्यों? इसलिए मैं कहता हूं कि आजादी आई नहीं है। ऐसी आपको एक और उदाहरण दूं। 1894 में अंग्रेजों की सरकार ने एक कानून बनाया था, उसका नाम था लैंड एक्विजिशन एक्ट। और यह कानून क्यों बनाया था अंग्रेजों ने? हिंदुस्तान के गांव के किसानों की जमीनें छीनी जाती थी, और अंग्रेजी सरकार क्या करती थी? नोटिस करती थी, गांव के किसान से पूछा भी नहीं जाता था कि उसकी जमीन छीनी जा रही है, बस नोटिस होता था, उस नोटिस के आधार पर किसान की जमीनें छीन ली जाती थी। और वो किसान कहता था कि मैं पैसा नहीं लूंगा, जबरदस्ती उसको पैसा दिया जाता था, नहीं लेता था तो मार पीट कर उसके खाते में पैसा जमा कराया जाता था। आज क्या हो रहा है? आज भी वही हो रहा है। 1894 का बनाया हुआ लैंड एक्विजिशन एक्ट 1998 में भी चल रहा है। आज भी क्या होता है? गांव के किसानों से जमीनें छीनी जाती हैं, जबरदस्ती छीनी जाती है। वो किसान अपनी जमीन बेचने को तैयार नहीं, तो जबरदस्ती उनके बैंक के खातों में पैसा जमा करा देते, और बाद में वो जमीनें सरकार छीन कर करती क्या है? विदेशी कंपनियों को बेचती है। पिछले 6-7 साल में महाराष्ट्र के किसानों से हजारों एकड़ जमीन छीनी गई है विदेशी कंपनियों को बेचने के लिए। पिछले 6-7 साल में गुजरात के किसानों से हजारों एकड़ जमीनें छीनी गई हैं विदेशी कंपनियों को बेचने के लिए। पूरे देश में वही कानून चल रहा है जो अंग्रेजों के जमाने में चलता था। और उस कानून के रास्ते में क्या होता था? आजादी के बाद एक कानून बना दिया गया था जिससे विदेशी कंपनियों को जमीन खरीदने में मुश्किल होती थी, लैंड सीलिंग एक्ट। अब भारत सरकार ने वो भी वापस ले लिया, माने अब विदेशी कंपनियों को जमीन खरीदने की खुली छूट है इस देश में। गांव के गांव खरीद ले, उनको खुली छूट मिली हुई है। और ऐसी अच्छी अच्छी जमीनें छीनी जाती हैं किसानों से जिन पर अच्छी खेती होती है, और ये सब जमीनें छीनने के बाद क्या कहा जाता है? पब्लिक इंटरेस्ट में हम ये जमीनें छीन रहे हैं। माने इन सरकारों को क्या मालूम कि पब्लिक इंटरेस्ट क्या है क्या नहीं है। नियम वही है जो अंग्रेजों के जमाने का। इसलिए मैं कहता हूं कि आजादी आई कहां है? ये सब कानून आपके ऊपर अत्याचार ढा रहे हैं। आपको तो मालूम नहीं है कि आप इस देश में राशन कार्ड लेकर घूमते हैं, वो राशन कार्ड का कानून अंग्रेजों का बनाया हुआ। आप सबके घरों में जो राशन कार्ड है, जिस राशन कार्ड के आधार पर आप घासलेट लेकर आते हैं, केरोसिन ऑयल लेकर आते हैं, वो कानून अंग्रेजों का बनाया हुआ, 1939 का बनाया हुआ। और गांधी जी ने एक बार टिप्पणी की थी कि अंग्रेजी सरकार ने इतना अपमानजनक कानून बनाया है कि हिंदुस्तानी लोगों को लाइन में लगकर घासलेट लेना पड़ता है, गेहूं लेना पड़ता है, चावल लेना पड़ता है। गांधी जी ने एक बार यह भी कह दिया था कि आजादी मिलेगी
तो ये राशन कार्ड का कानून सबसे पहले खत्म करना होगा। दुर्भाग्य से गांधी जी चले गए, वो राशन कार्ड का कानून नहीं गया। आज भी इस देश में मैं देखता हूं मेरी आंखों से कि जिनको हम इस देश का मालिक कहते हैं, नेता लोग आपको कहते हैं कि आप वोटर हैं, माने आप मालिक हैं, तो इस देश का मालिक 1 किलोमीटर लंबी लाइन में लगकर 2.5 घंटे के अंदर 5 लीटर घासलेट लेकर आता है। यह आजादी का लक्षण है। अंग्रेजों के जमाने में लंबी लंबी लाइन में लगना पड़ता था तो थोड़ी सी चीनी मिलती थी, चावल मिलता था, गेहूं मिलता था। आज आजादी के 50 साल के बाद भी लंबी लंबी लाइन में लगकर हम थोड़ा सा घासलेट लेकर आते हैं। इसका माने क्या? आजादी कहीं से भी आई नहीं है। दुर्भाग्य से गुलामी की वही व्यवस्था चल रही है जो अंग्रेजों के जमाने में चलती थी। सब कुछ वही चल रहा है जो अंग्रेजों के जमाने में चलता था। इसलिए हमारे संविधान में एक आर्टिकल है जिसका जिक्र मैंने किया आपसे। उस आर्टिकल में साफ साफ लिखा हुआ है कि आजादी मिलने के बाद भी हिंदुस्तान में अंग्रेजों के बनाए वो सारे कानून चलते रहेंगे। क्यों चलेंगे? और ऐसा संविधान हमने स्वीकार क्यों किया? फिर दुर्भाग्य से जिसको आप अपना संविधान कहते हैं वो अपना नहीं है। 1935 के साल में अंग्रेजों ने एक कानून बनाया था जिसका नाम है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रूल। और आप लोगों को मैं बहुत एक गंभीर बात बताने जा रहा हूं कि 1935 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रूल अंग्रेजों ने बनाया था। क्यों अंग्रेजों ने बनाया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रूल? हिंदुस्तान के लोगों पर राज्य करने के लिए, शासन करने के लिए और बर्बाद करने के लिए। वही गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रूल के शुरू के जो 95 आर्टिकल्स हैं वही संविधान में शामिल कर लिए गए। ये अपना नहीं है और ये भारतीय संविधान नहीं है। इसका सबूत अगर आपको लेना हो तो संविधान सभा की बहस पढ़िए, थोड़ा सा दिमाग को खोलकर, बिना किसी प्रेजुडिस के, बिना किसी पूर्वाग्रह के संविधान सभा की बहस पढ़िए। भारत सरकार ने उसको छापा है और उस बहस को पढ़ते हुए एक दिन मुझे पता चला कि संविधान सभा में 15 और 16 दिसंबर की कोई तारीख है 1946 के साल में पंडित नेहरू भाषण कर रहे हैं। पंडित नेहरू क्या भाषण कर रहे हैं? वो कह रहे हैं कि संविधान सभा में हमको जो करना है उसके बारे में पंडित नेहरू क्या कह रहे हैं कि हमारे दोनों हाथ बंधे हुए हैं। अंग्रेजों की सरकार ने एक ड्राफ्ट बना के भेजा है, इसी ड्राफ्ट को हमको संविधान मानना है, ये हमारी मजबूरी है, हम कुछ नहीं कर सकते। ये पंडित नेहरू का भाषण है संविधान सभा। इसका माने ये संविधान तो पहले से ही तय होकर आया है। और ये संविधान आया कहां से? 1942 में क्रिप्स मिशन आया था। कैबिनेट मिशन का जो प्रस्ताव था उसको भारतीय संविधान में शामिल करना पड़ा और अंग्रेजों की सरकार ने जो तय कर दिया था उसी को भारतीय संविधान मानना पड़ा हमको। और यह संविधान भारतीय क्यों नहीं है? क्योंकि इस संविधान की प्रस्तावना में बहुत साफ साफ लिखा हुआ है इंडिया दैट इज भारत। अगर यह संविधान भारतीय होता तो उसमें लिखा होना चाहिए था भारत दैट इज इंडिया। अगर वो हमारा होता संविधान तो भारत पहले होता, इंडिया बाद में होता। वो संविधान हमारा नहीं है, इसलिए इंडिया पहले है, भारत बाद में है। और जब संविधान ही आपका नहीं है तो संविधान की कसम खाकर राज्य चलाने वाले लोग आपके कैसे हो सकते? जब कानून आपके नहीं है तो कानून की कसम खाकर राज्य चलाने वाले लोग आपके कैसे हो सकते? कसम किस बात की खाई जाती है? कसम खाई जाती है संविधान की और कानून की। तो वो कहते हैं कि हम रूल ऑफ द लॉ फॉलो करेंगे। तो रूल और लॉ तो अंग्रेजों के बनाए हुए हैं, उन्हीं को फॉलो अगर कर रही हैं आपकी सरकारें तो ये आपकी है कहां? ये तो गुलामी का तंत्र है जो चल रहा है। और ये गुलामी कितनी भयंकर है इसका एक छोटा सा उदाहरण मैं आपको दूं। बिना हंसे इस उदाहरण को समझिए गंभीरता से। हमारे देश की पार्लियामेंट कितनी गुलाम है इसका एक उदाहरण मैं आपको दे रहा हूं। आप कभी सोचिए अपने मन में और पूछिए ये प्रश्न अपने आप से और अपने धारा सभ्यों से या खासदार से, आमदार से। प्रश्न ये है कि हमारे देश की संसद में बजट जो होता है वो 28 फरवरी की शाम को 5 बजे क्यों आता? ये बहुत गंभीर प्रश्न है। क्यों आप पूछेंगे क्यों? क्योंकि संसद शुरू होती है सवेरे 11 बजे। तो बजट सवेरे 11 बजे क्यों नहीं आता? शाम को 5 बजे क्यों आता? बजट तो सबसे महत्वपूर्ण घटना होती है किसी भी देश के लिए और वो भी 28 फरवरी को ही क्यों होता है? तो एक दिन हम लोगों ने जब पता लगाने की कोशिश की तो हमको जानकारी मिली कि 28 फरवरी को इंग्लैंड में बजट पेश किया जाता है। क्यों? क्योंकि इंग्लैंड में
1 मार्च से नया फाइनेंशियल ईयर शुरू होता है और 1 अप्रैल से लागू होता है। तो उनके यहां बजट आता है 28 फरवरी की तारीख को। तो इंग्लैंड का नया फाइनेंशियल ईयर, इंग्लैंड का नया वित्तीय वर्ष शुरू होता है 1 मार्च से, तो उनके यहां बजट आता है 28 फरवरी को। तो हमारे यहां तो नहीं है ऐसा। हिंदुस्तान में तो नया वित्त साल शुरू होता है दीपावली के दिन से। तो हमारा बजट आना चाहिए दीपावली से 1 दिन पहले, लेकिन वो आता है 28 फरवरी की। क्यों? अंग्रेजों ने यह परंपरा चलाई थी हमारे देश में। तो अंग्रेजों की सरकारें जब चलती थी तो वो हिंदुस्तान में भी फाइनेंशियल ईयर 1 मार्च से ही शुरू करवाया था। तो वो फाइनेंशियल ईयर आज 50 साल के बाद भी 1 मार्च से क्यों चल रहा, और बजट 28 फरवरी को ही क्यों आता? माने 50 साल हिंदुस्तान की संसद में बैठने वाले नेताओं के दिमाग में इतना भूसा भरा है कि वो अंग्रेजों की दी गई तारीख नहीं बदल पाए आज तक। वही 28 फरवरी को बजट पेश होता और शाम को 5 बजे क्यों होता? उसकी एक दूसरी कहानी है कि जब हमारे देश में शाम के 5 बजते हैं तो लंदन में सवेरे के 10:30 बजते हैं। तो यहां क्या होता था कि यहां इंग्लैंड के जब सांसद बैठते थे, इंग्लैंड के रिप्रेजेंटेटिव बैठते थे, तो पार्लियामेंट में शाम को बजट पेश करना पड़ता था, क्योंकि लंदन में सवेरे का समय होता था, तो वहां के लोग उसको सुन सकते थे। तो अब तो अंग्रेज नहीं है, अब तो चले गए। तो शाम को 5 बजे बजट क्यों पेश हो रहा है? सवेरे होना चाहिए 11 बजे। लेकिन दुर्भाग्य से यह नियम अंग्रेजों का बनाया हुआ है। क्यों चल रहा है? यह प्रश्न आपको पूछना चाहिए। आपकी पार्लियामेंट कितनी गुलाम है, इसका यह एक उदाहरण है। ऐसे ही एक दूसरा उदाहरण मैं दूं कि जब आपके बीच में कोई नेता वोट मांगने के लिए आए तो आप उससे पूछे कि क्या करेंगे वहां जाकर। पूछिए उनसे कि क्या करेंगे वहां जाकर, तो वो आपको 2 ही जवाब देंगे। पहला जवाब देंगे कि वहां जाकर हम नीतियां बनाएंगे, और दूसरा जवाब देंगे कि वहां जाकर कानून बनाएंगे। तो उनसे कहिए कि नीतियां आप बनाएंगे कि वर्ल्ड बैंक IMF बनाएगा? अब तो नीतियां यहां नहीं बनती हैं, वर्ल्ड बैंक और IMF के ऑफिस में बनती हैं, गेट के ऑफिस में बनती हैं, WTO के ऑफिस में बनती हैं, और वहां से नीतियां बनकर आती हैं, भारत सरकार उनको लागू करती है। और कई बार तो आपकी संसद से पूछा भी नहीं जाता और वो नीतियां लागू हो जाती हैं इस देश में। जैसे उदाहरण दूं आपको, ये जो आपके देश में पिछले कई महीनों से रुपए का अवमूल्यन हो रहा है, आप पूछिए ये नीति कब बनाई गई संसद में? हमारे लिए इतना महत्वपूर्ण विषय है कि हमारे रुपए का दाम गिर रहा है लगातार, और पिछले 7 वर्षों से हमारे रुपए का दाम 120% गिर गया है। 1991 के साल में $1 में 18 रुपया था, आज $1 में 41 रुपया हो गया है। 120% डिवैल्यूएशन हुआ है आपकी मुद्रा का। यह नीति आपकी पार्लियामेंट में नहीं बनी, यह नीति बनी है वर्ल्ड बैंक और IMF के ऑफिसेज में और लागू हुई है आपके देश में। तो जब नीतियां वहां बनती हैं और लागू होती हैं, तो ये नेता जब कहते हैं कि हम वहां नीतियां बनाने के लिए जा रहे हैं, तो ये आपको बेवकूफ बना रहे हैं। इनमें से अब किसी के पास नीति बनाने की शक्ति नहीं है, क्षमता नहीं है। नीतियां तो कहीं और से बनती है। तो फिर वो कहेंगे कि हम कानून बनाने के लिए जाते हैं। तो पूरी ईमानदारी से पूछिए किसी भी खासदार से कि आपने कभी किसी कानून की ड्राफ्टिंग की है? माने कानून जो बनता है उसकी जो भाषा होती है उसको कहते हैं ड्राफ्टिंग। तो पूछे किसी खासदार से कि आपने कभी किसी कानून की ड्राफ्टिंग की है? तो आपको जवाब मिलेगा नहीं। तो ड्राफ्टिंग कौन करता है? माने कानून बनाता कौन है? कानून बनाते हैं ICS ऑफिसर्स, सेक्रेटरीज। ज्वाइंट सेक्रेटरी लेवल के जितने अधिकारी हैं वो कानून की ड्राफ्टिंग करते हैं। तो हमारे नेता क्या करते हैं? वो जो ड्राफ्टिंग होकर आती है उस पर बहस करते हैं, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं करते। और बहस करने के बाद अगर में कोई चीज उसमें से घटानी हो या जोड़नी हो तो उसको भी वो नहीं कर सकते, वापस सेक्रेटरी के पास जाएगा और वही करके भेजेगा। तो इतने हाथ अगर कटे हुए हैं आपके, तो क्यों जा रहे हैं वहां पर? क्या मतलब है आपके वहां जाने का? और पिछले 50 साल से अगर संसद अपना यह नियम नहीं बदल पाई कि ड्राफ्टिंग इस देश में वो लोग करेंगे जो जनता के प्रतिनिधि हैं, तो आजादी का मतलब क्या है? ये तो अंग्रेजों के जमाने में होता था। ICS ऑफिसर कानून की ड्राफ्टिंग करते थे अंग्रेजों के जमाने में। और क्यों करते थे अंग्रेजों के जमाने में? क्योंकि ICS ऑफिसर की जो ड्राफ्टिंग होती है वो कभी किसी को समझ में नहीं आती।
इसलिए वो बनाया करते थे, आज भी वही होता। और दुर्भाग्य से मैं आपको बताऊं कि इसमें हंसिएगा मत, हिंदुस्तान की संसद में बैठने वाले अधिकांश और बहुतांश लोग समझते नहीं कि वो कानून क्या है जिस पर वो बहस कर रहे हैं। हमारे देश में क्या नियम है? हमारे देश में नियम यह है कि आप किसी कंपनी में नौकरी करने के लिए जाइए तो एक मिनिमम क्वालिफिकेशन होती है कि कम से कम कक्षा 12 पास होना चाहिए। लेकिन हिंदुस्तान का शिक्षा मंत्री बनने के लिए आपको कोई जरूरत नहीं है, आप बन सकते हैं। जिस आदमी ने कभी जीवन में शिक्षा नहीं ली वो शिक्षा मंत्री, जिस आदमी ने कभी खेत में हल नहीं चलाया वो कृषि मंत्री, जो जानता नहीं कि कॉमर्स और बिजनेस क्या होता है वो कॉमर्स मिनिस्टर, जिनको मालूम नहीं कि वित्त क्या होता है वो वित्त मंत्री। तो देश का बंटाधार तो होने ही वाला है। और हमारे यहां भारतीय सभ्यता में एक वाक्य कहा जाता है, बहुत गंभीर है, कि जिस देश में अज्ञानी लोग ज्ञानी के ऊपर शासन करना शुरू कर दें उस देश का बंटाधार हो जाता है। वही हो रहा है हमारे देश में। यह कौन सी डेमोक्रेसी है जिसमें अज्ञानी लोग ज्ञानी के ऊपर शासन करते हैं? अंगूठा छाप आदमी मंत्री हो सकता है। एक तरफ आप कह सकते हैं कि यह डेमोक्रेसी की बलिहारी है, दूसरी तरफ मैं देख रहा हूं कि देश डूब रहा है इसी में। उसको हम डेमोक्रेसी की बलिहारी मारें कि देश डूबने को माने? और तब आप कहते हैं कि आपने चुनकर क्यों भेजा उसको? तो मेरे मन में हमेशा प्रश्न यह आता है कि मेरे सामने जब 10 चोर खड़े हुए हैं तो मैं क्या चुनूं? सिवाय एक विकल्प के मेरे पास कोई विकल्प नहीं है कि इन 10 चोरों में जो सबसे कम चोर है उसको चुनूं मैं। क्या गारंटी है जिसको आज मैंने सबसे कम चोर मानकर चुना है वो कल सबसे बड़ा चोर साबित नहीं होगा? इसकी क्या गारंटी? और दुर्भाग्य से जिसको आप डेमोक्रेसी कहते हैं वो डेमोक्रेसी में आपको कुछ नहीं मिला है सिवाय इसके कि आप आंख बंद करके वोट डालिए। किसको वोट डालें? सब जगह तो चोरी चोर दिखाई दे रहे हैं। तो हमारी मजबूरी यह है कि हम सबसे कम चोर को चुने, और जहां मजबूरी होती है वो डेमोक्रेसी नहीं होती, वो प्रजातंत्र नहीं है, वो तो कोई एक दूसरा तंत्र है जिसको भीड़ तंत्र कहना चाहिए। और मजबूरी आपकी क्या है? आपको राइट टू इलेक्ट तो मिला है लेकिन राइट टू रिजेक्ट नहीं मिला। माने जिस आदमी को आपने चुनकर भेजा है, कल को मान लीजिए वो करप्ट हो गया, उसको वापस बुलाने का आपको कोई अधिकार नहीं है। तो जिस व्यवस्था में किसी करप्ट आदमी को वापस बुलाने का अधिकार नहीं है वो व्यवस्था तो दुनिया की सबसे रद्दी व्यवस्था है। और आज यही होता है, बड़े बड़े मुख्यमंत्री, बड़े बड़े मंत्री बड़े बड़े घोटाले करते हैं लेकिन उनको आप वापस नहीं बुला सकते क्योंकि आपको कोई अधिकार नहीं है। और यह अधिकार आपको कब मिलता है? जब 5 साल पूरे हो जाते हैं। और मैं आपसे कहूं कि आपके घर में मान लीजिए कोई नौकर आपने रखा, उस नौकर ने घोटाला किया, घर के करोड़ों रुपए लेकर भाग गया, लाखों रुपए लेकर भाग गया, तो उस नौकर को आप 5 साल तक इसलिए बर्दाश्त करेंगे कि उसको वापस बुलाने का अधिकार नहीं है आपको। आप तुरंत काम पकड़कर उसको घर के बाहर कर देंगे। तो यह व्यवस्था संसद में क्यों नहीं है कि जब बड़े बड़े घोटालेबाज मंत्री वहां बैठे रहते हैं इसलिए क्योंकि 5 साल पूरे नहीं हुए हैं, तो 5 साल तक हम उनका घोटाला बर्दाश्त करते रहे? मैंने उनको खुली छूट है 5 साल तक घोटाले करने की। तो ये व्यवस्था कैसी है फिर? इसको डेमोक्रेसी क्यों कहते हैं? और ये डेमोक्रेसी नहीं है। दुर्भाग्य से जिसको आप डेमोक्रेसी कहते हैं ये डेमोक्रेसी नहीं है। क्योंकि इस डेमोक्रेसी में क्या कहा जाता है? डेमोक्रेसी में यह कहा जाता है कि जिसके पास 51% वोट है तो वो माना जाएगा कि इसकी बात चालू रहेगी, सुनी जाएगी, कही जाएगी, मानी जाएगी। और जिसके पास 49% वोट है वो माइनॉरिटी में है। तो 51% वाला मेजॉरिटी और 49% वाला माइनॉरिटी, यह सिद्धांत है डेमोक्रेसी का। तो जरा देखिए कि यह सिद्धांत लागू होता है कभी? मैं उदाहरण देता हूं और आपसे पूछता हूं कि हिंदुस्तान में कौन सी ऐसी राजनीतिक पार्टी है जिसको 51% वोट मिलता? कोई एक पार्टी का नाम बताइए। सिंगल एक पॉलिटिकल पार्टी का नाम बताइए जिसको 50 साल में 51% वोट मिला हो। और ऐसी कोई राजनीतिक पार्टी नहीं। मुश्किल से वोट पड़ता ही है 50%, मुश्किल से। माने हिंदुस्तान में 60 करोड़ वोटर है, उनमें से 30 करोड़ लोग ही वोट डालते हैं, तो 50% वोट पड़ता है। और उस 50% वोट में 40-50 पार्टियों की भागीदारी रहती है। तो किसी को 5%, किसी को 2%, किसी को 3%, किसी को 10%।
बहुत अधिक मिला तो 20%, 24%, इसके ऊपर कभी नहीं गया। तो अब मैं वही प्रश्न पूछ रहा हूं कि आप कहते हैं कि 51% वाले की बात चलती है, और यहां तो मैं देख रहा हूं कि जिसको सिर्फ 24% वोट मिले, माने क्या है, 76% लोगों ने जिस पार्टी को रिजेक्ट किया वो सत्ता में जाने की अधिकारी कैसे? 24% वोट मिलने का माने क्या? 24% वोट मिलने का माने 76% लोगों ने आपको रिजेक्ट किया। तो जब 76% बहुतांश लोगों ने आपको रिजेक्ट कर दिया है, तो आप फिर सरकार चलाने के अधिकारी कैसे? आप ही तो तर्क देते हैं 51 और 49 का। और दुर्भाग्य से यह डेमोक्रेसी नहीं है जिसको आप डेमोक्रेसी कहते हैं। क्यों? क्योंकि इस डेमोक्रेसी में क्या हो रहा है, जो पार्टी के पास सिर्फ एक एमपी है पूरे देश में, वो मंत्री है, और जिन पार्टियों के पास 190 एमपीज हैं वो विपक्ष में बैठे हैं। माने सिंगल पार्टी है, उसके पास एक ही एमपी है और वो भी मंत्री है, लेकिन 190 एमपीज वाली पार्टियां विपक्ष में बैठी हुई हैं। ये कौन सी डेमोक्रेसी? और ये डेमोक्रेसी है नहीं। डेमोक्रेसी के नाम पर आपके देश में एक भीड़ तंत्र चल रहा है जिसमें कोई नियम नहीं है, कोई कायदा नहीं है, कोई कानून नहीं। और नियम कायदे कानून अगर हैं भी तो ऐसे हैं जिनको वो तोड़ मरोड़ कर हमेशा अपने हित में इस्तेमाल करते हैं। तो सच्ची डेमोक्रेसी लाने के लिए आपको लड़ना पड़ेगा। एक तो आपको इस बात के लिए लड़ना पड़ेगा कि अंग्रेजों की बनाई गई ये अंग्रेजियत की व्यवस्था है, ये हिंदुस्तान से खत्म हो, अंग्रेजों के बनाए हुए कानून खत्म हो, अंग्रेजों की बनाई हुई सारी व्यवस्थाएं खत्म हो। और दूसरा आपको लड़ना पड़ेगा कि सच्ची डेमोक्रेसी आपके देश में आए, जिसमें हर व्यक्ति को राइट टू इलेक्ट अगर है तो राइट टू रिजेक्ट भी मिले, राइट टू सेलेक्ट अगर है तो राइट टू रिजेक्ट भी मिले। और ऐसी डेमोक्रेसी के बारे में कल्पना करनी पड़ेगी जो समाज को तोड़े नहीं। आज की डेमोक्रेसी समाज को तोड़ रही है। समाज कैसे टूटता है? आजकल वोट का मौसम है, और वोट के मौसम में क्या होता है, परिवारों के अंदर बहस चलती है। और बहस कैसे चलती है? पिताजी कहते हैं एक पार्टी को वोट दो, माताजी कहती है दूसरी पार्टी को वोट दो। एक भाई है वो कहता है तीसरी पार्टी को वोट दो, चौथा भाई कहता है नहीं नहीं इस पार्टी को वोट दो, और अगर बहन है तो वो कहती है कि नहीं नहीं इनमें से किसी को वोट मत दो। माने क्या होता है, एक घर में 5 सदस्य हैं और पांचों सदस्य जब अलग अलग पार्टियों में बंट जाते हैं तो घर का बंटवारा हो जाता है पार्टियों के आधार पर। और हमारे घर बंट रहे हैं पार्टियों के आधार पर, भाई भाई लड़ रहे हैं पार्टियों के आधार पर, पिता और बेटे लड़ रहे हैं पार्टियों के आधार पर, मां बेटे लड़ रहे हैं पार्टियों के आधार पर। और ऐसे देश में इस सिस्टम के बारे में गंभीरता से सोचना पड़ेगा कि जिस सिस्टम में मां एक पार्टी में, बेटा दूसरी पार्टी में, बहन तीसरी पार्टी में, माने क्या है, परिवार तो खंड खंड टूट गया। और जिस पॉलिटिकल सिस्टम में परिवार टूटता है वो पॉलिटिकल सिस्टम समाज को तोड़ने वाला होता है, जोड़ने वाला नहीं होता। तो आपको सोचना पड़ेगा एक ऐसे पॉलिटिकल सिस्टम के बारे में जो परिवार को तोड़े नहीं बल्कि जोड़े, क्योंकि भारतीय समाज परिवार पर टिका हुआ है। भारतीय समाज की इकाई है परिवार। अगर परिवार टूटेगा तो समाज टूटेगा, और पिछले 50 साल से यह समाज टूट रहा है। चूंकि परिवार टूट रहे हैं और परिवार टूट रहे हैं तो समाज टूट रहा है, और टूटा हुआ समाज कभी भी पूर्ण जनादेश नहीं दिया करता। खंडित समाज हमेशा खंडित जनादेश ही देता है। इसलिए पार्टियों के सामने समस्या है, किसी को बहुमत नहीं मिलता, मिलेगा भी नहीं। क्यों? क्योंकि इन पार्टियों ने अपने स्वार्थों के लिए पूरे समाज को खंड खंड तोड़ा है। और जो लोग समाज को तोड़ने में लगे हुए हैं, समाज उनको भी तोड़ देता है। इसलिए ये पार्टियां भी टूट रही हैं। आज एक पार्टी में, कल दूसरे में, परसों तीसरे में। ये पार्टियों को अपने गिरेगांव में झांक कर देखना चाहिए कि इन्होंने 50 साल में समाज को कितना तोड़ा है। अपने जाति के लिए, धर्म के लिए, वोट के स्वार्थ के लिए, अपने स्वार्थ के लिए आपस में लड़ाया और उनको वोट चाहिए। तो जो पार्टियां समाज को तोड़ने में लगी हुई हैं, समाज उनको तोड़ रहा है। इसलिए ये संकट है जो आज आप देख रहे हैं सारे देश में। किसी को बहुमत नहीं है, आएगा भी नहीं किसी को बहुमत, क्योंकि समाज को तोड़ने वाले लोग कभी समाज से पूर्ण बहुमत पा नहीं सकते। तो मैं आपसे एक ऐसी बात कहने आया हूं कि गंभीरता से विचार करिए कि 50 साल से ये जो राजनीतिक तंत्र चल रहा है, जो सड़ गया है, इस राजनीतिक तंत्र को बदलने की अब कोशिश करिए। मैं उदाहरण देता हूं और आपसे पूछता हूं कि हिंदुस्तान में कौन सी ऐसी राजनीतिक पार्टी है जिसको 51% वोट मिलता? कोई एक पार्टी का नाम बताइए।
सिंगल एक पॉलिटिकल पार्टी का नाम बताइए जिसको 50 साल में 51% वोट मिला हो, और ऐसी कोई राजनीतिक पार्टी नहीं। मुश्किल से वोट पड़ता ही है 50%, मुश्किल से। माने हिंदुस्तान में 60 करोड़ वोटर हैं, उनमें से 30 करोड़ लोग ही वोट डालते हैं, तो 50% वोट पड़ता है। और उस 50% वोट में 40-50 पार्टियों की भागीदारी रहती है, तो किसी को 5%, किसी को 2%, किसी को 3%, किसी को 10%, बहुत अधिक मिला तो 20%, 24%, इसके ऊपर कभी नहीं गया। तो अब मैं वही प्रश्न पूछ रहा हूं कि आप कहते हैं कि 51% वाले की बात चलती है, और यहां तो मैं देख रहा हूं कि जिसको सिर्फ 24% वोट मिले, माने क्या है, 76% लोगों ने जिस पार्टी को रिजेक्ट किया वो सत्ता में जाने की अधिकारी कैसे? 24% वोट मिलने का माने क्या? 24% वोट मिलने का माने 76% लोगों ने आपको रिजेक्ट किया। तो जब 76% बहुतांश लोगों ने आपको रिजेक्ट कर दिया है, तो आप फिर सरकार चलाने के अधिकारी कैसे? आप ही तो तर्क देते हैं 51 और 49 का। और दुर्भाग्य से यह डेमोक्रेसी नहीं है जिसको आप डेमोक्रेसी कहते हैं। क्यों? क्योंकि इस डेमोक्रेसी में क्या हो रहा है, जो पार्टी के पास सिर्फ एक एमपी है पूरे देश में, वो मंत्री है, और जिन पार्टियों के पास 190 एमपीज हैं वो विपक्ष में बैठे हैं। माने सिंगल पार्टी है, उसके पास एक ही एमपी है और वो भी मंत्री है, लेकिन 190 एमपीज वाली पार्टियां विपक्ष में बैठी हुई हैं। ये कौन सी डेमोक्रेसी? और ये डेमोक्रेसी है नहीं। डेमोक्रेसी के नाम पर आपके देश में एक भीड़ तंत्र चल रहा है जिसमें कोई नियम नहीं है, कोई कायदा नहीं है, कोई कानून नहीं। और नियम कायदे कानून अगर हैं भी तो ऐसे हैं जिनको वो तोड़ मरोड़ कर हमेशा अपने हित में इस्तेमाल करते हैं। तो सच्ची डेमोक्रेसी लाने के लिए आपको लड़ना पड़ेगा। एक तो आपको इस बात के लिए लड़ना पड़ेगा कि अंग्रेजों की बनाई गई ये अंग्रेजियत की व्यवस्था है, ये हिंदुस्तान से खत्म हो, अंग्रेजों के बनाए हुए कानून खत्म हो, अंग्रेजों की बनाई हुई सारी व्यवस्थाएं खत्म हो। और दूसरा आपको लड़ना पड़ेगा कि सच्ची डेमोक्रेसी आपके देश में आए, जिसमें हर व्यक्ति को राइट टू इलेक्ट अगर है तो राइट टू रिजेक्ट भी मिले, राइट टू सेलेक्ट अगर है तो राइट टू रिजेक्ट भी मिले। और ऐसी डेमोक्रेसी के बारे में कल्पना करनी पड़ेगी जो समाज को तोड़े नहीं। आज की डेमोक्रेसी समाज को तोड़ रही है। समाज कैसे टूटता है? आजकल वोट का मौसम है, और वोट के मौसम में क्या होता है, परिवारों के अंदर बहस चलती है। और बहस कैसी चलती है? पिताजी कहते हैं एक पार्टी को वोट दो, माताजी कहती है दूसरी पार्टी को वोट दो। एक भाई है वो कहता है तीसरी पार्टी को वोट दो, चौथा भाई कहता है नहीं नहीं इस पार्टी को वोट दो, और अगर बहन है तो वो कहती है कि नहीं नहीं इनमें से किसी को वोट मत दो। माने क्या होता है, एक घर में 5 सदस्य हैं और पांचों सदस्य जब अलग अलग पार्टियों में बट जाते हैं तो घर का बंटवारा हो जाता है पार्टियों के आधार पर। और हमारे घर बट रहे हैं पार्टियों के आधार पर, भाई भाई लड़ रहे हैं पार्टियों के आधार पर, पिता और बेटे लड़ रहे हैं पार्टियों के आधार पर, मां बेटे लड़ रहे हैं पार्टियों के आधार पर। और ऐसे देश में इस सिस्टम के बारे में गंभीरता से सोचना पड़ेगा कि जिस सिस्टम में मां एक पार्टी में, बेटा दूसरी पार्टी में, बहन तीसरी पार्टी में, माने क्या है, परिवार तो खंड खंड टूट गया। और जिस पॉलिटिकल सिस्टम में परिवार टूटता है वो पॉलिटिकल सिस्टम समाज को तोड़ने वाला होता है, जोड़ने वाला नहीं होता। तो आपको सोचना पड़ेगा एक ऐसे पॉलिटिकल सिस्टम के बारे में जो परिवार को तोड़े नहीं बल्कि जोड़े, क्योंकि भारतीय समाज परिवार पर टिका हुआ है। भारतीय समाज की इकाई है परिवार। अगर परिवार टूटेगा तो समाज टूटेगा, और पिछले 50 साल से यह समाज टूट रहा है। चूंकि परिवार टूट रहे हैं और परिवार टूट रहे हैं तो समाज टूट रहा है, और टूटा हुआ समाज कभी भी पूर्ण जनादेश नहीं दिया करता। खंडित समाज हमेशा खंडित जनादेश ही देता है। इसलिए पार्टियों के सामने समस्या है, किसी को बहुमत नहीं मिलता, मिलेगा भी नहीं। क्यों? क्योंकि इन पार्टियों ने अपने स्वार्थों के लिए पूरे समाज को खंड खंड तोड़ा है, और जो लोग समाज को तोड़ने में लगे हुए हैं समाज उनको भी तोड़ देता है। इसलिए ये पार्टियां भी टूट रही हैं। आज एक पार्टी में, कल दूसरे में, परसों तीसरे में। ये पार्टियों को अपने गिरेबान में झांक कर देखना चाहिए कि इन्होंने 50 साल में समाज को कितना तोड़ा है। अपने जाति के लिए, धर्म के लिए, वोट के स्वार्थ के लिए, अपने स्वार्थ के लिए आपस में लड़ाया और उनको वोट चाहिए।
तो जो पार्टियां समाज को तोड़ने में लगी हुई हैं, समाज उनको तोड़ रहा है। इसलिए ये संकट है जो आज आप देख रहे हैं सारे देश में। किसी को बहुमत नहीं है, आएगा भी नहीं किसी को बहुमत, क्योंकि समाज को तोड़ने वाले लोग कभी समाज से पूर्ण बहुमत पा नहीं सकते। तो मैं आपसे एक ऐसी बात कहने आया हूं कि गंभीरता से विचार करिए कि 50 साल से ये जो राजनीतिक तंत्र चल रहा है, जो सड़ गया है, इस राजनीतिक तंत्र को बदलने की अब कोशिश करिए। क्यों? इसलिए कि जैसा राजनीतिक तंत्र होता है, कलयुग में एक किस्सा कहते हैं। कलयुग में क्या कहते हैं? यथा राजा तथा प्रजा। तो जैसा राज्य तंत्र होगा वैसी प्रजा बनेगी। तो ये जो कलयुग का दौर है, इसमें आपको राज्यतंत्र बदलना ही पड़ेगा। प्रजा के हिसाब से राज्यतंत्र बनाना पड़ेगा, समाज के हिसाब से राज्यतंत्र बनाना पड़ेगा। और इसको मैं कहूं तो भारतीय संदर्भों में राज्यतंत्र आपको गढ़ना पड़ेगा। ये जो राज्यतंत्र चल रहा है, ये अंग्रेजियत वाला, इसको बदलना पड़ेगा। और ऐसे ही एक तीसरी बात और कहता हूं मैं कि ये जो तंत्र बदलना है, इसमें आपको एक तंत्र और भी बदलना पड़ेगा। हमारे देश में दुर्भाग्य से इस समय जितनी अदालत चलती है, जो न्याय का तंत्र है, वो न्याय नहीं देता, हमेशा अन्याय देता। और ये जो न्याय तंत्र, आप जिसको उम्मीद लगाकर जाते हैं अदालतों में कि हमको न्याय मिलेगा, ये अदालतें बनाई गई हैं अन्याय करने के लिए। कैसे? आप पूछेंगे ये कैसे? अंग्रेजों का एक ऑफिसर था, उसका नाम था मैकॉले, टीबी मैकॉले। टीबी मैकॉले को हिंदुस्तान में भेजा गया था 2 काम करने के लिए। पहला काम उसको भेजा गया था कि हिंदुस्तान की शिक्षण पद्धति को बर्बाद करो, और दूसरा काम मैकॉले को सौंपा गया था कि हिंदुस्तान की शिक्षण पद्धति के साथ साथ हिंदुस्तान की न्याय पद्धति को बर्बाद करो। तो मैकॉले आया था हिंदुस्तान की न्याय पद्धति और शिक्षण पद्धति को बर्बाद करने के लिए। हिंदुस्तानी शिक्षण पद्धति को बर्बाद करने के लिए मैकॉले ने क्या किया था? एक कानून बनाया था, उसका नाम है इंडियन एजुकेशन एक्ट, और उस कानून को लागू करके उसने हिंदुस्तानी शिक्षण पद्धति का नाश कर दिया और एक अंग्रेजियत की शिक्षण पद्धति इस देश में पैदा की। उसी मैकॉले ने एक दूसरा कानून बनाया था, उसका नाम है आईपीसी, इंडियन पीनल कोड। ये जो इंडियन पीनल कोड नाम का कानून है, ये मैकॉले का बनाया हुआ 1860 का। और ये मैकॉले ने क्यों बनाया था? मैकॉले अक्सर एक बात कहा करता था अपने साथियों से कि जिस देश की न्याय व्यवस्था खत्म हो जाती है, उस देश का समाज टूट जाता है। तो हिंदुस्तान की अगर न्याय व्यवस्था खत्म हो जाएगी और उसमें अंग्रेजी न्याय व्यवस्था चलेगी तो भारतीय समाज टूटेगा। तो वो कहता था कि ये आईपीसी का कानून जो है, ये भारत में न्याय देने के लिए नहीं है, ये अन्याय के लिए है। क्यों? क्योंकि भारत की न्याय की पद्धति तोड़नी थी अंग्रेजों को, और अंग्रेजों को अपनी पद्धति इस देश में स्थापित करनी थी। उसके लिए उन्होंने आईपीसी बनाया, सीआरपीसी बनाया, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, और उसी के लिए बनाया सीपीसी। आप जान लीजिए, भारतीय न्याय पद्धति में कभी भी हजारों साल से फांसी देने की सजा नहीं रही। ये अंग्रेज थे जिन्होंने फांसी देने की सजा शुरू की इस देश में। हमारे देश में किसी भी राजा के जमाने में फांसी नहीं दी जाती थी। तो आप पूछेंगे कैसे होता था? मृत्यु दंड अगर दिया जाता था तो या तो तलवार से सिर काटा जाता था या सरेआम उसको गोली से उड़ाया जाता था। फांसी नहीं दी जाती थी, कभी भी भारतीय समाज में फांसी नहीं दी गई। ये फांसी देने की व्यवस्था इंग्लैंड से आई है हमारे देश में, क्योंकि सीआरपीसी का कानून अंग्रेजों ने बनाया, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, और इसी के साथ साथ सीपीसी है, सिविल प्रोसीजर कोड। और ये तीनों कानून जब लागू हो गए तो मैकॉले ने एक दिन कहा था, ये बात अंग्रेजों के दस्तावेजों में दर्ज है, कि जब भारत में आईपीसी चलना शुरू हो जाएगा, सीआरपीसी चलना शुरू हो जाएगा, सीपीसी चलना शुरू हो जाएगा, तो भारतीय लोगों को न्याय कभी नहीं मिलेगा। और ये वो खुद कह रहा है कि यहां के लोगों को न्याय कभी नहीं मिलेगा, मुकदमे चलते रहेंगे लेकिन न्याय नहीं मिलेगा। और जो बात उसने कही है 150 साल पहले, वो बात आज हम देख रहे हैं हमारी आंखों के सामने, कि हम जाते हैं अदालतों में। अदालतों में जब आप जाते हैं तो क्या कहते हैं आपको? हम लोग भी जाते हैं अदालतों में, क्योंकि बहुत सारे पब्लिक इंटरेस्ट पिटीशन हम लोग लड़ते रहते हैं। तो अदालतों में हर बार हमसे एक ही बात कही जाती है कि अदालत में कानून के आधार पर फैसला होता है। कोई अदालत ये नहीं कहती कि यहां न्याय मिलता है। हर अदालत में एक ही बात कही जाती है कि कानून के आधार पर फैसला होता है। मान लीजिए जिस कानून के आधार पर फैसला हो रहा है वो कानून गलत है, तो फैसला भी गलत होगा, तो न्याय नहीं मिलेगा आपको। मैं उदाहरण दूं आपको, हमारे देश में एक कानून है, क्या है? किसी बच्चे को जन्म लेने से पहले अगर मारा जाए तो कानून के अनुसार वो है एबॉर्शन, और जन्म लेने के बाद उसको मारा जाए
तो कानून के आधार पर वो है हत्या। अब आप देखिए कानून क्या है। बच्चे को जन्म लेने से पहले मार दें तो है एबॉर्शन, और जन्म लेने के बाद मारे तो है हत्या। जन्म लेने के पहले जिसको मार रहे हैं वो भी बच्चा ही है। वो एक अलग बात है कि गर्भ के अंदर है, और सारी दुनिया जानती है कि गर्भ में 1 महीने के बाद बच्चे में उतनी ही जीव और जान होती है जितनी जिंदा बच्चे में होती है। तो उस बच्चे को जब मारा जाता है तो अपनी जान बचाने के लिए वो ऐसे ही भागता है जैसे बाहर किसी को मारने के लिए आप भागते देखते हैं। तो दुर्भाग्य से कानून क्या है कि बच्चे को जन्म लेने के पहले मारने वाले लोग कहलाते हैं डॉक्टर्स, और जन्म लेने के बाद जो मारते हैं उनको कहते हैं हत्यारा। हत्यारे तो दोनों हैं, लेकिन कानून ऐसा है जिसके आधार पर जन्म लेने वाले बच्चे को पहले मार देने वाले लोग कहलाते हैं डॉक्टर, और वो होते हैं गोल्ड मेडलिस्ट, और जन्म लेने के बाद जो मारते हैं वो होते हैं हत्यारे। आप कभी बंबई जाइए, मैं अक्सर बंबई जाता हूं, तो बंबई की ट्रेन्स में एक स्टिकर चिपका रहता है। क्या है? बंबई में आप जाइए तो आप देखेंगे वहां सुपारी लेकर हत्या करते हैं। 10,000 की सुपारी ले ली, 15,000 की सुपारी ले ली, 20,000 की सुपारी ले ली। तो सुपारी लेने की बात इस बात पर तय की जाती है कि मरने वाले आदमी की हैसियत क्या है। तो मरने वाले आदमी की हैसियत के आधार पर 10, 20, 50,000 की सुपारी लेकर जो हत्या करने वाले लोग हैं वो कहलाते हैं हत्यारे, और 90 रुपए की सुपारी लेकर जो एबॉर्शन कराते हैं बंबई में वो कहलाते हैं डॉक्टर्स। आप जाइए, बंबई की ट्रेन्स में एक स्टिकर लगा रहता है कि आइए और छुटकारा पाइए सिर्फ 90 रुपए में। क्यों? कानून ऐसा बना हुआ। तो आप जरा बताइए कि इस कानून के आधार पर अगर अदालत कोई फैसला देगी तो न्याय कहां मिलेगा उसमें? क्योंकि न्याय तो यह कहता है कि जो बच्चा आना चाहता है जीवन में, दुनिया में, वो अकेला नहीं आ रहा है, वो 2 लोगों की सहमति से आ रहा है। वो खुद नहीं आ रहा, उसमें 2 लोगों की सहमति है। तो 2 लोगों की सहमति से जो जीवन में आना चाहता है उसको मारने का अधिकार आपको किसने दिया? लेकिन क्या है? कानून ऐसा है, इसमें न्याय कहां है? ये तो सरासर अन्याय है। जिस देश में चींटी को मारना भी पाप माना जाता हो, जिस देश की माताएं चींटी को भी आटा डालने की काम करती हों, उस देश में बच्चों के एबॉर्शन कराना ये न्याय नहीं है, ये अन्याय है। यूरोप में चलता है लेकिन हिंदुस्तान में नहीं चल सकता। ये तो अन्याय की व्यवस्था। ऐसे ही एक दूसरा कानून है हमारे देश में, 15 साल से ऊपर के गाय बैल हैं उनको काट देना चाहिए, ये कानून है। लेकिन अगर गाय बैल को आप मारेंगे, पिटाई करेंगे तो आपके ऊपर मुकदमा चलेगा, क्योंकि हमारे देश में एक कानून है प्रिवेंशन ऑफ क्रूएलिटी अगेंस्ट एनिमल। माने आप किसी भी जानवर के ऊपर अत्याचार नहीं कर सकते, नहीं तो केस चलेगा। लेकिन 15 साल का है तो उसको काट सकते, अत्याचार नहीं कर सकते। माने पीट नहीं सकते लेकिन उसकी हत्या कर सकते, कानून है। और यह कानून क्यों बना है? तो कहने वाले ये कहते हैं कि 15 साल से ऊपर के गाय बैल बूढ़े हो जाते हैं, किसी काम के नहीं होते, इसलिए उनको काट देना चाहिए। तो 60 साल के ऊपर के मां बाप भी बूढ़े हो जाते हैं, उनको भी खत्म कर देना चाहिए। अब आप बताइए कि 15 साल से ऊपर के गाय बैल को काट दिया जाए, ये कानून अगर है तो इसमें न्याय कहां है? आप ध्यान करिए, कानून एक अलग चीज है, न्याय एक दूसरी चीज है। हमारी अदालतें कानून के आधार पर काम करती हैं, न्याय नहीं देती। और जिन अदालतों में न्याय नहीं मिलता उनको हम न्यायालय क्यों कहते हैं? उनको हम कायदालय तो कह सकते हैं, कानूनालय तो कह सकते हैं, लेकिन उनको न्यायालय क्यों कहें हम? क्योंकि वहां न्याय मिलता ही नहीं, वहां तो अन्याय होता है कानून के आधार पर। और जिन अदालतों में एक स्त्री तराजू लिए हुए आंखों पे काली पट्टी बांधकर अगर खड़ी हुई हो तो वहां आप न्याय की उम्मीद कैसे कर सकते हैं? क्योंकि धृतराष्ट्र की आंखों पर पट्टी बंधी हुई थी, इसलिए धृतराष्ट्र कभी न्याय नहीं कर पाया। कैसे संभव है वहां न्याय मिलेगा? इसलिए हिंदुस्तान में न्याय की व्यवस्था आपको लानी पड़ेगी। ये तो अन्याय की व्यवस्था है जो चल रही है। अंग्रेजों ने चलाई थी ये अदालत, तो अंग्रेजों के बाद खत्म कर देनी चाहिए थी, हमको अपनी अदालतें चलानी चाहिए थी।
और सोचना चाहिए था कि अंग्रेजों से पहले 20 हजार साल का 25 हजार साल का यह देश है, तब कैसे फैसले होते थे। उस जमाने में फैसले होते थे गांव पंचायत में, गांव समाज फैसले करता था, गांव की अदालतें होती थी, सारे फैसले वहीं हुआ करते थे। तो हजारों साल अगर इस देश में ग्राम पंचायतें फैसला कर सकती हैं, तो आज क्यों नहीं कर सकती? आज भी हो सकता, बशर्ते कि इस व्यवस्था को उलटने की जरूरत है। और यह व्यवस्था इसलिए भी उलटनी पड़ेगी कि अगर आप चाहते हैं कि आपको न्याय मिले, तो यह अन्याय की व्यवस्था खत्म करनी पड़ेगी, क्योंकि जिस समाज में न्याय नहीं मिलता वहां अन्याय बहुत होता। मेरे बहुत सारे दोस्त हैं जो शरीर से दिखने में हिंदुस्तानी है, आत्मा उनकी अंग्रेजों वाली है। वो अक्सर मुझसे कहते हैं कि राजीव, अगर अंग्रेज नहीं आए होते तो हिंदुस्तान में कभी न्याय की पद्धति नहीं आती। तो उनको मैं कहता हूं कि जब अंग्रेज नहीं थे तभी हिंदुस्तान में न्याय था, जब से अंग्रेज आए तब से अन्याय आया इस देश में। और इसका मैं आपको एक उदाहरण दे सकता हूं कि हिंदुस्तान में कितना न्याय था अंग्रेजों के आने के पहले। वही पुरानी बात याद दिला रहा हूं, चंद्रगुप्त और चाणक्य के जमाने में कहा जाता है कि सबसे ज्यादा न्याय मिलता था। न्याय मिलता था तो न्याय की कोई व्यवस्था होगी तभी न्याय मिलता था। उस जमाने में सीआरपीसी नहीं था, सीपीसी नहीं था, आईपीसी नहीं था, लेकिन न्याय मिलता था लोगों को। कैसे? एक बार चंद्रगुप्त के राज्य में 2 महिलाओं में झगड़ा हो गया। किस बात का झगड़ा था? एक छोटा सा बच्चा था, 2 माताएं थी। एक माता कहती थी ये मेरा बेटा है, दूसरी माता कहती थी ये मेरा बेटा। तो जब दोनों माताओं में झगड़ा इस कदर बढ़ गया कि दोनों आपस में फैसला नहीं कर पाई कि बेटा किसका है, बच्चा किसका है, तो दोनों चंद्रगुप्त की अदालत में गई। चंद्रगुप्त ने क्या किया? अपनी पूरी अदालत बिठाई और उस जमाने की जो अदालत होती थी उसमें उन दोनों माताओं को पेश किया। चंद्रगुप्त खुद सिंहासन पर बैठा और उसने एक माता से कहा कि आप सिद्ध करो कि यह बच्चा आपका है। तो हिंदुस्तानी न्याय की जो पद्धति थी उसमें वकील नहीं होता था, क्योंकि उसकी जरूरत नहीं थी। जरूरत इसलिए नहीं थी, आप मुझे बताइए सीधी सी बात कि अगर आपके ऊपर कोई अत्याचार हुआ है या मेरे ऊपर कोई अन्याय हुआ है तो आप अपनी बात को ज्यादा अच्छे से कहेंगे या आपका वकील ज्यादा अच्छे से कहेगा? ये जो अंग्रेजियत की न्याय व्यवस्था है इसमें क्या होता है कि पहले आप अपनी बात वकील को समझाइए, वकील फिर अदालत में समझाएगा। आप सीधे क्यों नहीं समझा सकते? तो हिंदुस्तानी न्याय पद्धति में वकील नहीं होता था। यह वकील की व्यवस्था तो अंग्रेजों की डाली हुई है और अंग्रेजों की इस व्यवस्था को गांधी जी कहते थे ये दलाली का काम है। इसलिए गांधी जी ने अपनी वकालत की डिग्री जला दी थी और बैरिस्ट्री की नौकरी छोड़ दी थी उन्होंने। वो मानते थे कि यह दलाली का काम है, इसमें न्याय नहीं मिलता कभी। तो चंद्रगुप्त की अदालत में जब दोनों बहनों के ऊपर मुकदमा चालू हुआ तो एक बहन से चंद्रगुप्त ने कहा कि आप सिद्ध करो कि यह बच्चा आपका है। तो एक बहन खड़ी हो गई, उसने सिद्ध किया कि बच्चा उसका। तब चंद्रगुप्त ने एक दूसरी बहन से कहा कि अब आप सिद्ध कर दो कि यह बच्चा आपका है। तो दूसरी बहन भी खड़ी हो गई, उसने भी सिद्ध किया कि बच्चा उसका है। चंद्रगुप्त धर्म संकट में पड़ गया कि असलियत में मां कौन है पता कैसे लगाया जाए। तो फिर उसने कहा कि जाओ तलवार ले आओ और इस बच्चे को आधा आधा काटो। तो जैसे ही बच्चे को काटने के लिए तलवार मंगाई गई, वैसे ही चंद्रगुप्त ने देखा कि जो असली मां थी वो खड़ी हो गई और उसने कहा नहीं नहीं, बच्चे को काटो मत, दूसरी महिला को दे दो, कम से कम ये जिंदा तो रहेगा। तो चंद्रगुप्त समझ गया कि असली मां यही है, क्योंकि अपनी आंखों के सामने बच्चे को कटता हुआ नहीं देख सकती। तो चंद्रगुप्त ने क्या किया कि नकली मां से बच्चा छीनकर असली मां को दे दिया और इस पूरे मुकदमे का फैसला 3 मिनट के अंदर हो गया। यह थी हिंदुस्तानी न्याय पद्धति जिसमें 3 मिनट के अंदर न्याय मिलता था। अब आप इसी मुकदमे को लेकर सुप्रीम कोर्ट में चले जाइए, और मैं आपसे कह सकता हूं कि कम से कम 20 साल लग जाएंगे और तय नहीं हो पाएगा कि कौन असली मां है और कौन नकली मां है। और हो सकता है दोनों माताएं मर जाएं, लेकिन मुकदमा चलता ही रहेगा, चलता ही रहेगा, चलता ही रहेगा। तो हिंदुस्तानी न्याय पद्धति थी जिसमें 3 मिनट में न्याय मिलता था। ये अंग्रेजियत की न्याय पद्धति है जिसमें वर्षों वर्षों मुकदमे चलते रहते हैं। और यही कारण है कि आज हिंदुस्तान की अदालतों में 4 करोड़ से ज्यादा मुकदमे लटके हुए हैं। 4 करोड़। आप जरा कल्पना करिए तो अंदर से रोंगटे खड़े हो जाते हैं। माने 4 करोड़ परिवार हिंदुस्तान में न्याय की आस में बैठे हुए हैं, पता नहीं कब न्याय मिलेगा उनको। हिंदुस्तान में मुश्किल से 15-16 करोड़ परिवार हैं और उन 15-16 करोड़ परिवारों में 4 करोड़ परिवार अगर न्याय की आस में बैठे हुए हैं तो ये कौन सी न्याय पद्धति है?
माने 1/4 परिवार न्याय की तलाश में है, पता नहीं कब न्याय मिलेगा। इसलिए आपको यह बदलनी पड़ेगी पद्धति, और एक हिंदुस्तानी पद्धति आपको लानी ही पड़ेगी इस देश में। और हिंदुस्तानी पद्धति इसलिए लानी पड़ेगी कि हजारों साल वो पद्धति चलती रही और उसमें न्याय मिलता रहा। इतिहास में इस बात के प्रमाण है। हिंदुस्तान में एक से एक न्यायप्रिय राजा हुए हैं। तो जिस देश में न्यायप्रिय राजाओं की भरमार रही हो, उस देश में न्याय पद्धति जरूर रही होगी। उसको तलाशने की जरूरत है, उसको खोजने की जरूरत है। हो सकता है वो उसी स्वरूप में आज लागू नहीं हो पाए, तो थोड़ा हेरफेर करके, थोड़ा बदल के हम उसको लागू करा सकते हैं। इसलिए ये न्याय पद्धति भी बदलनी पड़ेगी। माने पूरी व्यवस्था आपको बदलनी है, जिसको हम कहते हैं अंग्रेजियत की व्यवस्था। तभी हमको सच्ची आजादी मिलेगी। अब तक हम क्या कर रहे हैं? व्यवस्था नहीं बदल रहे हैं, हम सत्ताएं बदल रहे हैं। एक पार्टी का राज आता है, दूसरे का आ जाता है, दूसरे का आता है, फिर तीसरे का आता है, तीसरे का आ जाता है, फिर चौथे का आ जाता है, फिर पांचवें का आ जाता है। माने पार्टियों को हम बदल रहे हैं, लेकिन व्यवस्था वही चल रही है। अब मैं आपसे यह कहने आया हूं कि पार्टियों को बदलने का काम बंद करिए, व्यवस्था बदलने का काम शुरू करिए। और इसको मैं एक मुहावरे के रूप में कहता हूं कि हम क्या कर रहे हैं? कार का ड्राइवर बदल रहे हैं, कार वही चल रही है जो अंग्रेजों के जमाने में चल रहा है। इसलिए अब इस कार को बदलिए। तो आप इन तर्कों में मत फंसिए जो राजनीतिक पार्टियां आपको फंसाना चाहती हैं। पार्टियों के तर्क क्या है? स्थिरता। तो पूछिए प्रश्न कि इस स्थिरता ने दिया क्या हमको 50 साल? वही अंग्रेजों की व्यवस्था। स्थिरता का माने क्या? अंग्रेजों की चलाई गई 250 साल पुरानी व्यवस्था आज भी चलते रहे, यही स्थिरता। स्थिरता का माने यह नहीं होता। हमको गंभीरता से सोचना चाहिए कि ये पार्टियां 50 साल से हमको बेवकूफ बना रही हैं और बेवकूफ बना बना के आपसे वोट ले जा रही हैं। अब तो इसमें परिवर्तन की बातें सोचिए। और परिवर्तन कैसे होता? परिवर्तन करने के लिए एक छोटा सा काम करना पड़ता है। जिन चीजों का आप परिवर्तन कराना चाहते हैं, उन चीजों पर समाज में बहस करना शुरू कर दीजिए। हमारे देश में पता है क्या कहते हैं? भारतीय संस्कृति और परंपरा में यह कहा जाता है कि शब्द ब्रह्म है, इसलिए उसको समझकर बोलिए। माने क्या है? शब्द में बहुत शक्ति। तो अगर शब्द में शक्ति है, और शब्द की शक्ति कितनी जबरदस्त होती है, इस देश में आपको 2 ही उदाहरण मैं दूं कि भगवान कृष्ण अर्जुन को उपदेश दे रहे गीता का। क्यों? क्योंकि गीता शुरू होने के पहले अर्जुन युद्ध लड़ने के लिए तैयार नहीं है, कायर है, कमजोर है, नपुंसक है, और कह रहा है कि इन कौरवों को क्यों मारूं और कैसे मारूं, ये तो मेरे अपने भाई बांधव हैं। कृष्ण उसको समझा रहे हैं कि ये तुम्हारे भाई बांधव नहीं है, ये अधर्मी है, इन्होंने नाश किया है धर्म का, इसलिए इनको मारना तुम्हारा धर्म है। लेकिन अर्जुन हिम्मत नहीं कर रहा है, बाण नहीं चल रहा है उस पर। तो कृष्ण ने सुनाई है उसको गीता। गीता माने कुछ शब्द हैं जिनसे मिलकर बने हैं श्लोक। तो शब्दों का भंडार कृष्ण ने खोला है, और उन शब्दों को सुन सुनकर अर्जुन इतना शक्तिशाली हुआ है कि फिर उसने बाण चलाए। माने शब्द से आदमी बदल जाता है। दूसरा एक उदाहरण दूं कि हिंदुस्तान में आपने तमाम राजाओं के बारे में सुना होगा जिनकी सेनाएं हार रही हैं, भाग रही हैं। राजाओं ने ललकारना शुरू कर दिया, भागती हुई सेनाएं रुक गई हैं और फिर जीता है युद्ध। ऐसे एक नहीं सैकड़ों उदाहरण है हिंदुस्तान में। तो शब्द हैं जिनको आप इस्तेमाल करना अगर सीख जाएं तो हिंदुस्तान में बड़े बड़े परिवर्तन हो जाते हैं। और सिर्फ हिंदुस्तान ही नहीं, दुनिया में बड़े बड़े परिवर्तन हो जाते हैं। फ्रांस में क्रांति हुई थी। फ्रांस की क्रांति हुई थी 3 शब्दों के आधार पर, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी। ये जो इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी क्या है? ये 2 शब्द हैं। इन्हीं दोनों शब्दों ने पूरे फ्रांस की व्यवस्था को बदल दिया था। दुनिया में किसी भी देश में आप जाइए, इतिहास उठाकर पढ़िए, हर उस देश की व्यवस्था बदल जाती है जिस देश में लोग शब्दों का इस्तेमाल करना सीख जाते हैं। तो आप इस देश की व्यवस्थाओं को अगर बदलने के लिए तैयार हैं और आपको लगता है कि जो कुछ चल रहा है वो सत्यानाशी है, अत्याचारी है, हम इसको अब बर्दाश्त नहीं करेंगे, तो आप इसको कहना शुरू करिए। कहने में बहुत शक्ति होती है। और आप ये कहने की शक्ति के उदाहरण देखिए। मान लीजिए आपके घर में आग लगी, और आग लगी है तो आप चिल्लाते हैं, घर के बाहर खड़े हो जाते हैं, मोहल्ले में खड़े होकर चिल्लाते हैं मेरे घर में आग लगी है, आग लगी, आग लगी है। पूरा मोहल्ला इकट्ठा हो जाता है।
और पूरा मोहल्ला जब इकट्ठा हो जाता है तो हर व्यक्ति अपनी पूरी ताकत लगा के उस आग को बुझाने की कोशिश करता। किसी के पास बाल्टी होती है, बाल्टी से पानी डालता, किसी के पास लोटा होता है, वो लोटे से पानी डालता, किसी के पास कुछ नहीं होता तो पूरे गांव में घूम घूम कर चिल्लाता है कि आग लगी है, आग लगी, आग लगी है। आज हमारे देश में वही अंग्रेजियत की आग लगी है। हमको ये चिल्लाना शुरू करना पड़ेगा। कम से कम इसको चिल्लाना शुरू करिए और इसके चिल्लाने में बहुत शक्ति निकलेगी। आप कहना शुरू करिए कि यह अंग्रेजियत की व्यवस्था क्यों चल रही है 50 साल से। एक साधारण सा वाक्य बोलना शुरू कर दीजिए अपने जीवन में। हर एक दूसरे से पूछिए कि 50 साल से अंग्रेजों की व्यवस्था क्यों चल रही है, 250 साल पुराने कानून क्यों चल रहे हैं, वही कानून क्यों चल रहे हैं जो अंग्रेजों ने बनाए थे। ये बातें जब घूमने लगेंगी पूरे भारतीय परिवेश में तो इन बातों में से शक्ति पैदा होगी और वही शक्ति व्यवस्था परिवर्तन के काम में आएगी। लेकिन व्यवस्था परिवर्तन तब होता है जब आदमी अपना परिवर्तन पहले करे। शब्द में शक्ति तब पैदा होती है कि जिस शब्द को आप बोल रहे हैं उसका आचरण आपके जीवन में है कि नहीं है। अगर आप अपने जीवन में आचरण नहीं करते और वो शब्द बोलेंगे तो आप हो जाएंगे हिप्पोक्रेट, जैसे आज के नेता हैं। वो जो कुछ बोलते हैं वही अपने जीवन में कभी धारण नहीं करते। तो चूंकि वो जीवन में धारण नहीं करते इसलिए उसमें कोई शक्ति नहीं है। तो आप अगर शब्दों को बोलना शुरू कर रहे हैं तो पहले अपने जीवन में धारण करिए। तो जब आप लोगों से कहेंगे कि अंग्रेजियत हमको नहीं चाहिए तो आप अपने जीवन से पहले अंग्रेजियत को बाहर निकालिए। तो आप पूछेंगे कैसे निकालें? अंग्रेजियत को बाहर निकालने के बहुत आसान से 2-3 सूत्र हैं जो मैं आपको बताने आया हूं। हुआ क्या है, हम दिमाग से भी अंग्रेजियत वाले हैं, अब आचरण में भी अंग्रेजियत आ गई है। दिमाग से अंग्रेजियत वाले हैं, पिछले 50 साल से, 100 साल से, 150 साल से, 200 साल से वो व्यवस्था चल रही है। आचरण में अंग्रेजियत कहां से आ गई है? हमारे घर घर में विदेशी कंपनियों का माल घुसा हुआ है। घर घर में विदेशी सामान खरीदा जाता, हर घर में विदेशी सामान को बड़े सम्मान की नजर से देखा जाता। लोग कहते हैं इंपोर्टेड माल माने बहुत ऊंची चीज, कोई स्वदेशी माल माने घटिया, विदेशी माल माने अच्छा। ये विदेशी माल अच्छा है, स्वदेशी माल घटिया है, अंग्रेजों के जमाने में चलता था ये सूत्र, वही आज भी चल रहा। तो घर घर में अंग्रेजियत घुस रही है उन सामानों के आधार पर जो आप खरीद रहे हैं विदेशी कंपनियों से। कितने सामान हम खरीदते हैं विदेशी कंपनियों से सवेरे से लेकर शाम तक, आपको उसका अंदाजा नहीं। आप सवेरे ही सवेरे उठते हैं, चाय और कॉफी पीते हैं विदेशी कंपनियों की। एक चाय दिखती है हमारे देश में ब्रुक बॉन्ड, इंग्लैंड की कंपनी। एक चाय दिखती है लिप्टन टाइगर, ये भी इंग्लैंड की कंपनी। एक चाय दिखती है उसका नाम है ताजमहल, ये भी इंग्लैंड की कंपनी। एक चाय दिखती है उसका नाम है टी सिटी, एक है आईटीसी, एक है गॉडफ्रे फिलिप्स, ये अमेरिका की कंपनियां। तो इतनी सारी विदेशी कंपनियों की चाय और कॉफी आप पीते हैं, सवेरे ही सवेरे गुलामी शुरू हो जाती है। और ये चाय कॉफी क्यों पीते हैं? तो अक्सर लोग कहते हैं कि राजीव भाई उसी में तो स्मार्टनेस है। माने आज ये माना जाता है कि जो चाय कॉफी नहीं पिएगा वो बेवकूफ है, जो चाय कॉफी पिए वो बहुत स्मार्ट है। और अक्सर लोगों से मैं पूछता हूं कि क्यों पीते हैं चाय कॉफी, तो कहते हैं उसमें क्वालिटी होती है। क्या क्वालिटी होती है ये किसी को नहीं मालूम। चाय और कॉफी में क्वालिटी नहीं है, जहर है। क्या जहर है जानते हैं? चाय में एक जहर होता है उसका नाम है टैनिन, और कॉफी में एक जहर होता है उसका नाम है कैफीन। ये टैनिन और कैफीन दोनों जहर हैं जो कैंसर कर देते। तो हम लोग क्या करते हैं, सवेरे ही सवेरे जहर पीते हैं और कहते हैं क्वालिटी पी रहे हैं। और क्या करते हैं, खुद तो पी रहे हैं मरेंगे, मेहमान को भी मार रहे हैं पिला पिला के चाय। क्योंकि जब भी मैं किसी के घर में जाता हूं सबसे पहले पूछते हैं राजीव भाई चाय पिएंगे? मैं कहता हूं नहीं पिएंगे। कॉफी पिएंगे? मैं कहता हूं नहीं पिएंगे। तो क्या पिएंगे फिर? कोई नहीं पूछता राजीव भाई गाय का दूध पिएंगे या दही की पाक पिएंगे या लस्सी पिएंगे या नारियल का पानी पिएंगे। एक बार बंबई में मैं गया, मेरे एक परिचित हैं करोड़पति व्यक्ति, तो मैंने उनसे घर में जैसे ही घुसा तो उनकी पत्नी ने पूछा चाय कॉफी पिएंगे? मैंने कहा नहीं पीऊंगा। तो कहने लगी क्या पिएंगे? मैंने कहा नारियल का पानी पिलवा दीजिए। कहने लगा वो नहीं है हमारे पास। मैंने कहा क्यों नहीं है? कहा राजीव भाई नारियल का पानी ऑफर करने में शर्म आती है, माने चाय कॉफी जैसा जहर पिलाने में शर्म नहीं आती, नारियल का पानी पिलाने में शर्म आती। मैंने उनसे पूछा आपको मालूम है चाय कॉफी किसको पीनी चाहिए? उन्होंने कहा मुझे नहीं मालूम।
सच्चाई यह है कि हम में से किसी को नहीं मालूम कि चाय कॉफी किसको पीनी चाहिए। चाय कॉफी पीनी चाहिए उन लोगों को जो बहुत ठंडी में रहते हैं, माने अमेरिका, जर्मनी, फ्रांस, स्वीडन, स्विट्जरलैंड, तमाम उन देशों में भयंकर ठंडी पड़ती है। साल में 9 महीने भयंकर ठंडी पड़ती है, 6 महीने तो बर्फ जमी रहती है। उन लोगों को चाय कॉफी की जरूरत होती है क्योंकि ठंडी ज्यादा पड़ती है और चाय कॉफी दोनों बहुत गर्म चीजें हैं। हमारे यहां क्या होता है, हमारे यहां साल में 9 महीने भयंकर गर्मी पड़ती है। तो जिस देश में साल में 9 महीने भयंकर गर्मी पड़ती है उसमें और गर्म चाय और कॉफी पी रहे हैं, माने सत्यानाश कर रहे हैं। और क्या सत्यानाश कर रहे हैं? अपने शरीर का और अपने शरीर के साथ साथ देश का। देश का क्या सत्यानाश कर रहे हैं? परदेशी कंपनियां आपके देश में चाय कॉफी बेच रही हैं। पता है क्या होता है? चाय हमारे देश के किसान पैदा करते हैं, कॉफी भी हमारे देश के किसान पैदा करते हैं। ये परदेशी कंपनियां क्या करती हैं? हमारे किसानों से चाय खरीदती हैं 24 रुपए में किलो, और वो 24 रुपए किलो की चाय जो खरीदते हैं किसानों से, उसको हमें बेचते हैं 125 रुपए में 1 किलो। माने बीच का मुनाफा चला गया सब परदेशी कंपनियों। क्या होता है? हर साल ये कंपनियां हमारे देश में 70 करोड़ किलोग्राम के आसपास चाय कॉफी बेचते हैं और हजारों करोड़ रुपया कमा के ले जाते हैं। आपको मालूम है, हम एक साल में जितनी चाय कॉफी पी लेते हैं उतने में हमारे देश का 5,600 करोड़ रुपया विदेशी कंपनियों के हाथ में चला जाता है। तो सवेरे ही सवेरे हिंदुस्तान के खून पसीने की कमाई का 5,600 करोड़ परदेशी कंपनियों के हाथ में हम दे देते हैं, फिर कहते हैं भारत माता की जय। कहां से भारत माता जिंदा रहने वाली है? तो मैं आपसे निवेदन करने आया कि ये चाय कॉफी की अंग्रेजियत छोड़िए। तो आप पूछेंगे क्या पिए? हिंदुस्तानी बनिए, गाय का दूध पीजिए। गाय के दूध से बढ़िया दूसरी कोई चीज नहीं है पीने के लिए। तो आप पूछेंगे क्यों? अगर आप 5,600 करोड़ रुपए की चाय कॉफी पी रहे हैं, इतने ही पैसे का अगर गाय का दूध बिकना शुरू हो जाए इस देश में, तो कम से कम 1 करोड़ गाय पालनी पड़ेगी। और 1 करोड़ गाय अगर पालनी पड़ेगी तो 25 लाख गोपालक चाहिए, क्योंकि 4 गाय एक आदमी देख सकता। तो 25 लाख गोपालक अगर चाहिए तो 25 लाख लोगों को रोजगार मिल सकता है, उतने ही पैसे में जितने में हम चाय कॉफी पीकर हिंदुस्तान की बर्बादी कर रहे हैं। तो आप अपने शरीर को बर्बादी से बचा सकते हैं और हिंदुस्तान के 25 लाख लोगों को रोजगार दे सकते हैं 5,600 करोड़ का अगर गाय का दूध पीना शुरू करें। और एक दूसरी बात कि अगर 1 करोड़ गाय हम पालें और उसमें से इतना दूध पैदा हो, तो हर गाय 1 साल के अंदर खड़े खड़े 25,000 रुपए का ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर पैदा करती है। गोबर जो देती है उसमें से 25,000 रुपए का खाद बनता एक गाय से। तो हर साल हिंदुस्तान में 25,000 करोड़ रुपए का खाद पैदा होगा। ये 25,000 करोड़ रुपए का खाद आपके देश के किसानों के काम में आएगा, और उस खाद से जो गेहूं पैदा होगा, चावल चना पैदा होगा, उसका टेस्ट आप भूल गए हैं, क्योंकि केमिकल फर्टिलाइजर भर भर के आपने खेत का नाश कर दिया। तो हम गाय का दूध पिएंगे, 5,600 करोड़ का दूध बिकेगा, 25 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा, 25,000 करोड़ का ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर पैदा होगा। ये सब काम इस देश में हो जाएंगे। एक छोटा सा काम आपको करना है, अंग्रेजियत को छोड़िए, चाय कॉफी बंद करिए। उसके बाद आप अगर चाय कॉफी बंद करेंगे तो गाय का दूध, नारियल का पानी, संतरे का रस, मौसम्मी का रस, ये सब पिएंगे। संतरे का रस पिएंगे तो पैसा किसान के पास जाए, मौसम्मी का रस पिएंगे तो भी पैसा किसान के पास जाए, नींबू का शरबत पिएंगे तो भी पैसा किसान के पास जाएगा। माने चाय कॉफी छोड़कर आप कुछ भी पिएंगे भारतीय व्यवस्था का, तो पैसा देश का देश में ही रहेगा और हमारे ही किसान के पास जाएगा। ऐसे ही मैं आपसे एक दूसरी छोटी सी निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे घरों में अंग्रेजियत की टूथपेस्ट आती है, कॉलगेट, क्लोजअप, सिबाका, फॉरहंस, ग्लीम, ग्लो, ढेर सारे टूथपेस्ट, और टूथपेस्ट करने के लिए टूथब्रश भी। किसी से भी मैं पूछता हूं कि क्यों करते हैं ये कॉलगेट, तो कहते हैं राजीव भाई सांस की बदबू दूर होती और दांतों की सड़न दूर होती। तो मैं उनसे पूछता हूं कि अच्छा, जब कॉलगेट नहीं होता था तो सबके दांत सड़ जाते होंगे और सबकी सांस में बदबू आती होगी।
एक दिन ये बात मैंने मेरे घर में पूछी मेरी दादी मां को। मेरी दादी मां की उम्र है 75 साल। मैंने कहा, दादी मां, तुम्हारे जमाने में तो कॉलगेट नहीं था, तो तुम्हारे दांत तो सड़ गए होंगे और तुम्हारी सांस में इतनी बदबू आती होगी कि कभी दादाजी तुम्हारे पास नहीं बैठते होंगे। तो उसने कहा कि बेवकूफ, मेरे दांत अभी तुझसे ज्यादा अच्छे हैं। तो मैंने पूछा क्यों? तो उसने बताया कि नीम का दातुन करती, बबूल का दातुन करती। माने अगर दांत बचाने हैं तो नीम का दातुन करिए, बबूल का दातुन, और दांत सड़ाने हैं तो करिए कॉलगेट, क्लोजअप, सिबाका, फॉरहंस, और एक दिन में 10-10 बार करिए। जितनी बार ब्रश रगड़ेंगे उतनी जल्दी दांत खोखले हो जाएंगे। ये आप मुझसे लिखवा कर ले लीजिए। क्यों? जिन देशों में टूथपेस्ट सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता है उनमें से एक देश है अमेरिका, और अमेरिका में ही सबसे ज्यादा दांतों के मरीज हैं और दांतों के डॉक्टर भी सबसे ज्यादा, क्योंकि बर्बादी आई है दांतों की, क्योंकि पेस्ट खरीदते। और ये पेस्ट क्यों खरीदते हैं? अक्सर हम मानते हैं कि इनमें क्वालिटी है। दुर्भाग्य से कोई भी टूथपेस्ट में क्वालिटी नहीं है। ये जो कॉलगेट, क्लोजअप, सिबाका, फॉरहंस, क्यों? क्योंकि ये कॉलगेट बनाने वाली कंपनी, पेप्सोडेंट बनाने वाली कंपनियां कभी नहीं बताती हैं आपको कि ये टूथपेस्ट बनता कैसे। कोई कंपनी अपने डिब्बे पे नहीं लिखती कि ये टूथपेस्ट कैसे बनाया। और यह भी जान लीजिए, किसी भी कंपनी के टूथपेस्ट को आईएसआई मार्क नहीं है। कॉलगेट को आईएसआई मार्क नहीं, पेप्सोडेंट को आईएसआई मार्क नहीं, क्लोजअप को आईएसआई मार्क नहीं। क्यों? क्योंकि ये बहुत ही रद्दी किस्म के टूथपेस्ट हैं। क्यों हैं ये रद्दी? ये कॉलगेट, क्लोजअप, सिबाका जैसे टूथपेस्ट बनते हैं मरे हुए जानवरों के हड्डियों के चूरे से। अंग्रेजी में हम कहते हैं डाई कैल्शियम फॉस्फेट। ये डाई कैल्शियम फॉस्फेट क्या है? मरे हुए जानवरों के हड्डियों का चूरा। और हम क्या करते हैं? रोज सवेरे ही सवेरे उठ के मरे हुए जानवरों का हड्डियों का चूरा अपने अपने मुंह से रगड़ते हैं और फिर कहते हैं सांस की बदबू दूर हो रही है। बदबू दूर हो रही है कि बदबू आ रही है? और ऊपर से क्या कर रहे हैं? ये मरे हुए जानवरों का हड्डियों का चूरा जो है उससे भी ज्यादा खतरनाक एक दूसरी चीज है टूथपेस्ट में, उसको कहते हैं सोडियम लॉरेल सल्फेट। इसको अगर दूसरी भाषा में कहूं तो सिंथेटिक डिटर्जेंट, और तीसरी भाषा में कहूं तो वो चीज जिससे बनता है सर्फ और रिन। माने जिस चीज से कपड़ा धोने का साबुन बनता है वही चीज डाली जाती है टूथपेस्ट में। क्यों डालते हैं? झाग बनाने के लिए। हमारे यहां कुछ ऐसे बेवकूफ हैं जो मानते हैं कि जितना ज्यादा झाग बने उतना ही अच्छा टूथपेस्ट। तो उनसे मैं कहता हूं कि रिन से दांत साफ करिए, उसमें सबसे ज्यादा झाग बनता। ये बेवकूफी है। और एक तीसरी और खतरनाक चीज है टूथपेस्ट में। सिंथेटिक डिटर्जेंट के अलावा एक तीसरी खतरनाक चीज है, उसको कहते हैं फ्लोराइड। ये फ्लोराइड वो जहर है जिससे फ्लोरोसिस नाम की बीमारी होती है। तो हमारे देश में टूथपेस्ट बिक रहे हैं जिनमें मिलाया हुआ है फ्लोराइड जैसा जहर, जिनमें मिलाया हुआ है सिंथेटिक डिटर्जेंट, जो बनते हैं मरे हुए जानवरों के हड्डियों के चूरे से। अब आप बताइए कि इन चीजों में क्वालिटी है क्या? ये सब चीजें बहुत ही रद्दी चीजें हैं। तब आप पूछेंगे कि फिर क्वालिटी कहां है? बेस्ट क्वालिटी है नीम का दातुन, बबूल का दातुन। जानते हैं क्यों? नीम एक ऐसा पेड़ है जो 24 घंटे ऑक्सीजन देता। हमारी प्रकृति में 3-4 ऐसे पेड़ हैं जो 24 घंटे ऑक्सीजन देते हैं। तुलसी, नीम, पीपल और बड़। तुलसी को घर के आंगन में क्यों लगाते हैं? क्योंकि ऑक्सीजन मिलता। नीम को घर के दरवाजे पे क्यों लगाते हैं? क्योंकि ऑक्सीजन मिलता। उस नीम के दातुन में है ऑक्सीजन, और आपको सबसे ज्यादा जरूरत है ऑक्सीजन की। हमें हमेशा जरूरत है ऑक्सीजन की। तो आप नीम का दातुन करते हैं तो आपको मिलता है ऑक्सीजन। और उससे भी बढ़िया एक दूसरा काम होता, जितनी देर आप नीम का दातुन चबाएंगे उतनी देर आपके मुंह में लार बनेगी, सलीवा बनेगा। और जितना ज्यादा सलाइवा बनेगा उतना ही अच्छा आपका डाइजेस्टिव सिस्टम रहेगा। और जितना अच्छा आपका डाइजेस्टिव सिस्टम रहेगा उतना ही बीमारियां आपसे दूर रहेंगी, क्योंकि 90% बीमारियां पेट की गड़बड़ी से होती। पेट की गड़बड़ी को दुरुस्त रखने में नीम के दातुन से बढ़िया दूसरी कोई चीज नहीं। तो आप नीम का दातुन करिए, बबूल का दातुन करिए, बेस्ट क्वालिटी आपको मिलेगी। आपको शायद मालूम नहीं है, अमेरिका में, जर्मनी में इस समय कैंसर की सबसे अच्छी दवा नीम से बनती है। लेकिन अमेरिका में नीम नहीं है, होता ही नहीं है वहां। जर्मनी में भी नहीं होता। तो कहां से जाता है? हिंदुस्तान से जाता है। यहां से जाता है नीम, उसमें से निकालते हैं नीम का तेल, उससे बनाते हैं दवाएं। और वो दवाएं पता है अमेरिका में किस भाव में बिकती हैं?
नीम से बनाई हुई अमेरिका में कैंसर की एक गोली 980 रुपए की है इस समय। और अमेरिका की वो कंपनी क्या सोचती है कि उनके देश में तो नीम होता नहीं, तो हिंदुस्तान में नीम होता, तो उसने क्या किया, नीम पर पेटेंट करवा लिया। और नीम पर पेटेंट करवा के वो इंतजार कर रहे हैं कि कब हिंदुस्तान में कोई ऐसी सरकार आए जो अमेरिका के उस पेटेंट को हिंदुस्तान में भी मान्यता दे, तो हमारा सारा नीम उनके कब्जे में चला जाए। आपको मालूम नहीं है, बेस्ट क्वालिटी हमारे पास है। और ये मालूम क्यों नहीं है? जब से घर में इडियट बॉक्स आया है, जिसको आप टेलीविजन कहते हैं, उसको मैं इडियट बॉक्स कहता हूं, वो कभी जाहिरात नहीं देता नीम के दातुन की। कॉलगेट की जाहिरात रोज आती है, दिन में 50 बार आती है, 100 बार आती है, लेकिन नीम के दातुन की कभी नहीं आती। जिसमें बेस्ट क्वालिटी है वही कभी नहीं बताता। और हमने भी क्या किया है कि हमारे देश में हजारों साल से ये नीम का दातुन होता आया, आज हमने मान लिया कि वो बेवकूफी है। अब स्मार्टनेस किसमें है? जानवरों की हड्डियों का चूरा रगड़ने में स्मार्टनेस, और बेस्ट क्वालिटी नीम का दातुन करने में बेवकूफी लगती है। इसलिए आप करिए नीम का दातुन, बबूल का दातुन। एक बार मैं ऐसा लेक्चर दे रहा था बंबई में, एक विद्यार्थी ने कहा, राजीव भाई आपकी बात समझ में आई, हम सब नीम का दातुन करेंगे, तो आप बताइए कि हिंदुस्तान का नीम तो खत्म हो जाएगा, क्योंकि 96 करोड़ लोग हैं इस देश में, सब नीम का दातुन तोड़ेंगे तो ये तो खलास हो जाएगा। तो मैंने उसको जो जवाब दिया वही आपको कह रहा हूं कि नीम खत्म नहीं होगा अगर हम एक छोटा सा काम और करें। आजकल क्या होता है, हमारे बच्चों के जन्म दिवस आते हैं तो हम क्या करते हैं, कहीं से केक खरीद लाते हैं, फिर मोमबत्ती खरीद लाते हैं, केक के चारों तरफ मोमबत्ती लगाते हैं, पहले दिया सलाई से उसको जलाते हैं, फिर फूंक मार मार के बुझाते हैं। आपको मालूम है भारतीय संस्कृति में दीपक कब बुझाते हैं? भारतीय संस्कृति में दीपक बुझाते हैं जब किसी की मौत होती है। हम क्या कर रहे हैं, जिसका जन्मदिन मना रहे हैं उसी के मरने की तैयारी भी कर रहे हैं। और ये आया कहां से है? अंग्रेजियत से आया है ये तंत्र। तो इस बेवकूफी की अंग्रेजियत को छोड़िए। तो आप पूछेंगे फिर क्या करें? अपने बच्चों का जन्मदिन मनाइए, घी के दीपक जलाइए, बुझाते नहीं है। भारतीय संस्कृति में दीपक जलाया जाता है, तो दीपक जलाइए। और एक दूसरा छोटा सा काम और करिए कि अपने बच्चे के नाम से उसके जन्मदिन पर एक नीम का पौधा लगाइए। तो आपके अगर मान लीजिए एक बच्चा है और उसके 50 जन्मदिन आए, भगवान से मैं तो कहता हूं कि 100 आए, लेकिन अगर 50 भी जन्मदिन आए तो वो 50 नीम के पेड़ लगाएगा। और हिंदुस्तान में 96 करोड़ की आबादी है, हर साल 96 करोड़ नीम के पौधे लगेंगे। और आपको मालूम नहीं है, एक नीम का पेड़ अगर 10 साल तक खड़ा रहे, उसको कोई काटे नहीं, तो 15 लाख रुपए की ऑक्सीजन देता। तो अगर हमारे बच्चे ने 50 नीम के पेड़ लगाए अपने पूरे जीवन में, तो 7.5 करोड़ रुपए की ऑक्सीजन पैदा होगी। इतना बड़ा काम होगा। और वो ऑक्सीजन काम किसके आएगी? हमारे। और नीम का दातुन हम सबको मुफ्त में मिलेगा। दातुन को कभी भी एक बार करके मत फेंकिए, एक बार किया उसको काट के पानी में डाल के रखिए, दूसरी बार भी काम आएगा। एक दातुन को मैं कम से कम 1 हफ्ते चलाता हूं। एक बार मैं ये बता रहा था तो आईआईटी का एक स्टूडेंट खड़ा होगा, कहने लगा, क्या राजीव भाई उल्टी उल्टी बातें बताते हैं, एक दातुन को बार बार कैसे करें, गंदा नहीं लगता? तो मैंने कहा, भाई जरा ये बता कि एक टूथब्रश को कितनी बार करता? एक बार किया धो के रख दिया, दूसरी बार किया धो के रख दिया, तीसरी बार किया धो। तो एक टूथब्रश को सालों साल करता तो गंदा नहीं लगता। नीम का दातुन 2 बार कर रहा है तो तेरा गंदा लगता। कहने लगा, राजीव भाई सच्ची में अपना दिमाग घूम गया है। मैंने कहा, घूमे हुए दिमाग को सीधा कर लेते। और इसलिए आप दातुन खरीदिए। जो लोग दातुन नहीं कर सकते उनके लिए एक दूसरी बात, और इसके पहले एक छोटी सी बात और। एक बार मैंने हिसाब लगाया, पूरे देश में परदेशी कंपनियों का जितना टूथपेस्ट बिकता है और टूथब्रश, करीब 450-500 करोड़ रुपए का है। और ये 450-500 करोड़ रुपया हम दे देते हैं परदेशी कंपनियों को। अगर इतने रुपए का नीम का दातुन बिके या बबूल का दातुन बिके तो जानते हैं क्या होगा? कम से कम 4 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा। आप जाइए कभी बंबई में, हर स्टेशन के बाहर नीम का दातुन, बबूल का दातुन बिकता, लेकिन जो बेचने वाले लोग हैं बहुत ही गरीब हैं,
सवेरे से शाम तक बेचारे बैठे रहते हैं, बहुत कम लोग हैं खरीदते हैं, कि अगर सब लोग उनका दातुन खरीदें तो पैसा उस गरीब के पास जाएगा और वो उस गरीब के माध्यम से किसान के पास पहुंचेगा। तो अगर ये व्यवस्था बने तो 4 लाख किसानों को हम रोजगार दे सकते हैं। माने 4 लाख किसान हिंदुस्तान में सिर्फ नीम का पेड़ लगाकर ही रोजगार पा सकते हैं। यह व्यवस्था हम चला सकते हैं। और जो लोग दातुन नहीं कर सकते वो उंगली से मंजन करें। काला दंत मंजन आता है, लाल दंत मंजन आता है, सबसे बढ़िया दंत मंजन नमक मीठू, वो आपके सबके घर में है। दंत मंजन क्यों करें? क्योंकि ये जो उंगली होती है, दाहिने हाथ की पहली उंगली, इसमें एक मेरिडियन पॉइंट होता है। एक्यूप्रेशर का विज्ञान बताता है कि दाहिने हाथ की पहली उंगली में लार्ज इंटेस्टाइन का एक मेरिडियन पॉइंट है। तो जितनी देर आप उंगली से दांत साफ करते हैं, दांतों की सफाई होती है, मसूड़ों की मालिश होती है, उससे भी बड़ा काम होता है, आपकी बड़ी आंत की पूरी सफाई होती है, आपको मालूम नहीं है। इसलिए हजारों साल से इस देश में उंगली से दांत साफ करने की परंपरा है। बहुत वैज्ञानिक काम है उंगली से दांत साफ करना। तो या तो उंगली से दांत साफ करिए या करिए दातुन, दोनों बेस्ट क्वालिटी हैं। हिंदुस्तान का सैकड़ों करोड़ रुपया बचेगा, 4 लाख लोगों को हम रोजगार दे सकते हैं। ऐसा ही तीसरा छोटा सा निवेदन, हमारे घरों में साबुन आता है, लक्स, लाइफ बॉय, लिरिल, रेक्सोना, पियर्स, कैने, पामोलिव, जॉनसन एंड जॉनसन वगैरह वगैरह। ये सब साबुन क्यों खरीदते हैं? एक बार मैंने एक भाई से पूछा कि लक्स से क्यों नहाते हो? कहने लगा माधुरी दीक्षित कहती है। एक दूसरे से पूछा कि तुम क्यों लगाते हो? कि हेमा मालिनी कहती है। तो कभी माधुरी दीक्षित और हेमा मालिनी कुएं में गिरेंगे तो हम भी गिरेंगे। कि बेवकूफी मत करिए। और मैं शायद आपको मालूम नहीं है कि माधुरी दीक्षित की या हेमा मालिनी या कोई भी फिल्मी हीरोइन लक्स से नहीं नहाती, साबुन से नहीं नहाती। तो आप पूछेंगे मुझको कैसे मालूम? मुझको पता चला अभी कुछ दिन पहले बंबई में मेरा एक व्याख्यान हुआ था जुहू में। और जुहू वो जगह है जहां हिंदुस्तान के ये फिल्मी हीरो हीरोइन ज्यादा रहते हैं। व्याख्यान कैसे हुआ? एक कोई फिल्मी हीरो है, उनका नाम है धर्मेंद्र। उन्होंने मेरे व्याख्यान के कैसेट सुने। मेरे व्याख्यान के कुछ 10 कैसेट निकले हैं, तो उन्होंने सुने और उन्होंने तुरंत फोन किया कि मैं राजीव दीक्षित से बात करना चाहता हूं। मैंने कहा मैं बोल रहा हूं। तो कहने लगे आपके 10 कैसेट सुनने के लिए मैंने 10 घंटे गाड़ी चलाई और घर नहीं गया जब तक कैसेट खत्म नहीं हुए। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है, क्या लगा आपको? मैं आपका एक व्याख्यान करना चाहता हूं। मैंने कहा जरूर करिए, मैं आऊंगा। क्या आपकी फीस क्या है? मैंने कहा मैं फीस नहीं लेता कभी व्याख्यान के लिए। कहने लगा अच्छा फिर तो मुझे खुशी है, आप आइए। मैंने कहा जरूर आऊंगा, एक ही शर्त है कि जितने फिल्मी हीरो हीरोइन है उनको सबको बुलाइए ज्यादा से ज्यादा। तो उन्होंने कहा मैं कोशिश करता हूं। तो क्या हुआ, उनका एक बंगला है लोनावाला में, पूना और बंबई के बीच में, वहां उन्होंने व्याख्यान रखा। मैं गया, ज्यादा लोग तो नहीं आए, कुछ 25-30 लोग आए थे। उनके बीच में मीटिंग हुई, बातचीत हुई, बहुत सारे सवाल पूछे। जब खत्म हो गए उनके सवाल तो मैंने उनसे कहा कि अब मैं एक सवाल पूछूंगा। तो हेमा मालिनी से मैंने पूछा कि आप मुझे बताओ कि लक्स से नहाती हो? नहीं। लाइफ बॉय से नहाती हो? नहीं। कैमे से नहाती हो? नहीं। लिरिल से नहाती हो? नहीं। मैंने कहा आप नहाती भी हो? तो कहने लगी नहाती तो रोज हूं। मैंने कहा फिर किससे? तो उन्होंने बताया चने के आटे में मलाई डाल के नहाती हूं, माने बेसन में मलाई डाल के नहाती हूं। तो मैंने कहा अगर आप बेसन में मलाई डाल के नहाती हैं तो ये बात पूरे देश को क्यों नहीं बताती? कहने लगी डर लगता। मैंने कहा क्या डर लगता? कि अगर हिंदुस्तान की सभी बहनों ने बेसन में मलाई डालकर नहाना शुरू किया तो सब हेमा मालिनी हो जाएंगे। तो मेरी तो कुर्सी खतरे में पड़ जाएगी। तो आप ये जान लीजिए कोई भी फिल्मी हीरोइन साबुन से नहीं नहाती। क्यों? उसका कारण है जितने साबुन हैं वो बनते हैं कास्टिक सोडा से, और कास्टिक सोडा शरीर की त्वचा के लिए बहुत खराब होता है। और आप ये चाहें तो प्रयोग करिए, साबुन से नहाइए, नहाने के 20 मिनट के बाद जब आपका शरीर सूख जाए तो नाखून से ऐसे लाइन खींचिए, सफेद रंग की लाइन खींचेगी। और आजकल ठंडी का दिन है, साबुन से नहाइए, 10 मिनट बाद आपका पूरा चेहरा सफेद सफेद हो जाए। क्यों? उसमें जो कास्टिक सोडा है वो आपकी शरीर की त्वचा से चिपक जाता है। चाहे जितना पानी डालिए धुलता नहीं। इसलिए साबुन सबसे रद्दी चीज है। तब आप पूछेंगे बेस्ट क्वालिटी क्या है? बेस्ट क्वालिटी है मुल्तानी मिट्टी। मिलती है अभी भी इस देश में, खरीद लाइए बाजार से। क्या करें उसका?
मुल्तानी मिट्टी को दही में डाल दीजिए रात को, या दही की ताक में डाल दीजिए, सवेरे तक एकदम मुलायम हो जाएगी। उसको पेस्ट बनाइए, शरीर पर ऐसे ही लगाइए जैसे साबुन लगाते हैं, और नहा लीजिए गर्म पानी से, एकदम फ्रेश हो जाएंगे आप। दूसरा तरीका, चने का आटा माने बेसन, उसमें मलाई मिलाइए, पेस्ट बनाइए, उसको रगड़िए और उससे नहाइए। तीसरा तरीका, आप जो है अपने घर में ले आइए मसूर की दाल का आटा, मसूर की दाल होती है उसको पिसवाइए, उसका आटा बनता है, उसमें शहद मिलाइए, मध मिलाइए और उसका पेस्ट बना के उससे शरीर को लगाइए और गर्म पानी से नहाइए, आपकी स्किन एकदम सॉफ्ट हो जाएगी। चौथा तरीका, मुल्तानी मिट्टी लीजिए, अरीठा का पाउडर लीजिए, शिकाकाई पाउडर लीजिए, तीनों को बराबर बराबर मात्रा में मिलाइए, डिब्बे में बंद करके रखिए, 1 साल तक इसका कुछ नहीं बिगड़ता। नहाने के 20 मिनट पहले 1 चम्मच पाउडर 1 गिलास पानी में डाल दीजिए और उस पानी से पहले शरीर के बाल धो लीजिए, आपके बाल टूटना बंद हो जाएंगे। और फिर उसी पानी से शरीर से नहा लीजिए, आप कोई साबुन लगाने की कभी जरूरत ही महसूस नहीं होगी। और आपको मैं बताऊं, सबसे अच्छा आपके यहां अकोला में गाय के गोबर से एक साबुन बनता है, और गाय के गोबर से जो साबुन बनता है, पिछली बार मैं आया था यहां से खरीद के ले गया था और मैंने मेरे सब दोस्तों को बांटा, मैं भी नहाता हूं। मैं आपको सच बताऊं कि उस साबुन से नहाने के 10 मिनट के बाद शरीर में से खुशबू निकलती। फिर एक दिन मैंने पुराने कुछ ग्रंथ खोजे तो मुझे पता चला कि हिंदुस्तान में जब यज्ञ किया जाता था तो किसी भी राजा को यज्ञ करने से पहले गोबर से स्नान करना जरूरी होता था। भगवान राम ने भी यही किया था। जब भगवान राम ने यज्ञ किया तो गोबर से स्नान किया था, तब यज्ञ करने के लिए बैठ पाए थे। तो शास्त्रों में इसका वर्णन है और गोबर से स्नान करना बहुत ऊंची बात है। आपके घर में अगर देसी गाय है तो उसके गोबर से आप सीधे स्नान कर सकते हैं, नहीं है तो आपके अकोला में बनता है इतना अच्छा साबुन, और अगर आप वो खरीदेंगे तो पैसा कहां जाएगा? अकोला का पैसा यही रहने वाला। और वो साबुन यहां के किसी गौशाला में बनता तो आपका दिया गया पैसा जाएगा कहां? गौशाला में जाने वाला। उस गौशाला को चलाने वाले कुछ भाइयों को रोजगार मिलेगा। और मेरी तो कल्पना है कि ऐसी गौशालाएं गांव गांव गली गली घर घर में खुल जाए और उनमें से ये गोबर निकलेगा, साबुन भी बनेगा, दूध बनेगा, घी निकलेगा, क्या क्या नहीं होगा। पूरे हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था बदल सकती है। तो आप ये फालतू के साबुन खरीदना बंद करिए, मुल्तानी मिट्टी से नहाइए, अरीठा, शिकाकाई, मुल्तानी मिट्टी के पाउडर से नहाइए, या फिर चने के आटे से नहाइए, या फिर आपके गांव में जो गोरस का गोबर से साबुन बनता है उससे नहाइए। हिंदुस्तान का हर साल हम सैकड़ों करोड़ रुपया बचा सकते हैं। ये मेरा आपसे एक छोटा सा निवेदन है। और ऐसे ही एक निवेदन और है कि कभी भी अपने घर में फेयर एंड लवली मत लाइए, क्योंकि ये फेयर एंड लवली के बारे में कहते हैं गोरेपन की क्रीम। अब आप मुझे बताइए कि अगर फेयर एंड लवली लगा के सब गोरे हो जाते तो दक्षिण भारत में तो कोई काला नहीं होना। आप एक नहीं 100 फेयर एंड लवली लगाइए, आप जैसे हैं वैसे ही रहने वाले। भगवान ने जैसा बनाया है हम बहुत अच्छे हैं। इस फालतू के चक्कर में मत पड़िए। क्यों? क्योंकि ये सुंदर बनने का टेंशन दुनिया का सबसे बड़ा टेंशन है। और आप एक चीज और जान लीजिए, सुंदर लोगों को याद नहीं किया जाता, जो लोग देश और समाज के लिए काम करते हैं उनको याद किया जाता। और भारत में तो शरीर की सुंदरता नहीं, आत्मा की सुंदरता देखी जाती है। ये शरीर आज है कल नहीं रहेगा, सबको जाना है, सबको बूढ़ा होना है। आज आप सुंदर हैं कल नहीं रहने वाले हैं। शरीर के चक्कर में फंस गए तो जीवन बेकार हो जाएगा। भारत का अध्यात्म यही कहता है। इसलिए आत्मा को सुंदर बनाइए, अच्छे काम करिए, आप खुद ब खुद सुंदर होते चले जाएंगे। तो सुंदर बनने के लिए कॉस्मेटिक्स की जरूरत नहीं है, सुंदरता तो कर्म से आती है। इसलिए घर में ये कॉस्मेटिक्स लाना बंद करिए, हजारों करोड़ रुपया बचेगा। और ऐसी एक दो छोटी छोटी बातें और कि हमारे देश में कुछ विदेशी कंपनियों ने पानी बेचना शुरू कर दिया। पेप्सी कोला, कोका कोला, थम्स अप, लिम्का, सिट्रा। आपको मालूम है भारतीय संस्कृति में पानी बेचा नहीं जाता, लेकिन यहां परदेशी कंपनियां 12 रुपए लीटर का पानी बेचती। माने गाय का दूध मिलता है 10 रुपए लीटर, पानी मिलता है 12 रुपए लीटर। कौन सा देश है और किस देश में आप रह रहे हैं? और ये परदेशी कंपनियों का पानी पी रहे हैं गांव गांव गली गली में। मुझे बहुत दुख होता है कि हिंदुस्तान में 2 लाख गांव ऐसे हैं जहां पीने का पानी नहीं है। आज भी करोड़ों लोगों को इस देश में पीने का पानी नहीं मिलता, और हमारे देश में कुछ परदेशी कंपनियां पेप्सी और कोका कोला बेचकर सैकड़ों करोड़ रुपया कमा के ले जाती।
ये पेप्सी और कोका कोला जैसी बोतलों में जानते हैं क्या है? उस बोतल पर साफ साफ लिखा हुआ है, इट कंटेन्स नो फ्रूट जूस, माने उसमें किसी भी फल का रस नहीं है। तो क्या है? सिंथेटिक केमिकल्स हैं उसमें। क्या केमिकल्स हैं? सबसे खतरनाक चीज है पेप्सी कोला कोका कोला में कार्बन डाइऑक्साइड। और कार्बन डाइऑक्साइड कभी भी शरीर के अंदर नहीं ले जानी चाहिए। शरीर विज्ञान कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालता है, ऑक्सीजन अंदर ले जाते हैं। हम बेवकूफी करते हैं, पेप्सी पी के, कोका पी के उसको अंदर ले जाते हैं। और कार्बन डाइऑक्साइड के साथ साथ जो और खतरनाक चीजें हैं उन बोतलों में, वो क्या है? एक है फॉस्फोरिक एसिड, एक है सोडियम ग्लूटामेट, एक है पोटेशियम सॉर्बेट और उसमें है लेड एसीटेट। ये सब चीजें क्या करती हैं? एक साथ मिलकर ये सब चीजें किडनी फेल कर देती। जितना ज्यादा सॉफ्ट ड्रिंक पिएंगे उतना ही किडनी फेल होने की गंभीरता हो जाएगी। और किडनी फेल होने का क्या कष्ट होता है, ये हिंदुस्तान के एक्स प्राइम मिनिस्टर को देख लीजिए आप। हमारे देश के एक एक्स प्राइम मिनिस्टर है, उनकी दोनों किडनी फेल हो गई। और जब उनकी शक्ल आती है कभी कभी टेलीविजन पे या अखबारों में, तो दिखाई देता है कि उनका पूरा खून निचोड़ लिया है किसी ने। उनको प्रतिदिन 8 घंटे डायलिसिस पर रहना पड़ता है। और 8 घंटे डायलिसिस पे क्या होता है? पूरा खून खींचा जाता है, साफ करके डाला जाता है दोबारा। इतना कष्ट होता है अगर दोनों किडनी फेल हो जाए। भगवान की दी हुई दोनों किडनियां क्यों फेल कर रहे हैं? पी के पेप्सी और कोका कोला। और मेरा एक दोस्त है, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस में डॉक्टर है, उसी डिपार्टमेंट में जहां किडनी के ऑपरेशंस होते हैं। एक दिन मैंने उससे पूछा कि आजकल क्या हालत है तुम्हारे इंस्टीट्यूट की? कहने लगा भयंकर केसेस आ रहे हैं किडनी फेलियर के। मैंने कहा क्या तुमको लगता है? तो उसने कहा 90% केसेस वो आ रहे हैं जो सॉफ्ट ड्रिंक पी के किडनी फेल करा रहे हैं अपने यंग एज में। तो किडनी फेल हो जाए ऐसी चीजें मत पीजिए, और इनमें कुछ भी नहीं है पीने लायक। और इसलिए भी पेप्सी और कोका कोला मत पीजिए कि 70 पैसे की बोतल बनती है और 10 रुपए की बिकती है। 72 पैसे में बनता है कोका कोला, 10 रुपए में बिकता है। और आप याद करिए, हिंदुस्तान में एक सरकार बनी थी 1977 में, उन्होंने कोका कोला को भगा दिया था। मोरारजी भाई देसाई जब प्रधानमंत्री बने थे तो कोका कोला को भगा दिया था। क्यों? एक बार मोरारजी भाई देसाई ने कोका कोला की फाइल मंगाई थी। उस समय जॉर्ज फर्नांडीज उद्योग मंत्री थे। तो हुआ क्या था कि कोका कोला की फाइल मंगाई और पूछा कि ये कंपनी क्या है, क्या करती है, क्या करती है, क्या बेचती है। तो पता चला कि कोका कोला कंपनी आई थी 1966 में, 6.5 लाख रुपया लेके आई थी अमेरिका से। और जिस साल मोरारजी भाई की सरकार बनी थी उस साल कोका कोला कंपनी का नेट प्रॉफिट 18 करोड़ का था। तो मोरारजी भाई ने कहा कि करती क्या है? पानी बेचती है। उस पानी की हमको जरूरत है कि नहीं? बिल्कुल जरूरत नहीं। तो उन्होंने कहा भगाओ उसको, हमें इसकी कोई जरूरत नहीं। और कोका कोला कंपनी को नोटिस दिया गया और कोका कोला कंपनी ने हिंदुस्तान छोड़ा। बिना एक पैसे का मुआवजा दिए हुए कोका कोला को भगा दिया था हिंदुस्तान से। वही कोका कोला फिर घुस गया है इस देश में, और उसके बाद अब पेप्सी कोला भी घुस गया। और ये क्या कर रहे हैं? एक साल में पेप्सी कोला कंपनी का नेट प्रॉफिट 240 करोड़ रुपए का है, और कोका कोला कंपनी का एक साल का नेट प्रॉफिट 260 करोड़ रुपए का है। एक साल में इन दोनों कंपनियों का 2000 करोड़ रुपए का सॉफ्ट ड्रिंक बिकता है हमारे मार्केट में। पैसा बर्बाद हो रहा है। और पहले क्या था कि कुछ हमारी स्वदेशी कंपनियां भी थी, अब इन दोनों कंपनियों ने सबको हड़प लिया। हमारी एक कंपनी थी पार्ले जो थम्स अप और लिम्का बनाती थी, वो चली गई अब कोका कोला के कंट्रोल में। क्या हो रहा है? हजारों करोड़ रुपए बेवकूफी में बर्बाद हो रहे हैं देश की इकोनॉमी के। हम क्या करें? पेप्सी और कोका पीना बंद करें। और कभी भी आपके हाथ में पेप्सी और कोका कोला की बोतल आए तो बोतल को मुंह से लगाने के 2 मिनट पहले सिर्फ इतना सोचिए कि मेरे देश के 2 लाख गांवों में पीने का पानी नहीं, करोड़ों लोगों को पीने का पानी नहीं मिलता। मैं ये परदेशी कंपनी का पानी पीऊं? और तब आपके हाथ से अगर बोतल छूट जाए और गिर जाए तो आपसे बड़ा देशभक्त इस समय कोई दूसरा नहीं है। मेरे लिए देशभक्ति की अब एक ही परिभाषा है कि आप अगर विदेशी कंपनियों का माल खरीद रहे हैं और पैसा देश के बाहर जा रहा है और ऐसा सामान खरीद रहे हैं जिसकी हमको कोई जरूरत नहीं है, तो मुझे आपकी देशभक्ति पर संदेह है। तो ऐसा काम मत करिए, हिंदुस्तान को बचाना है। क्यों? क्योंकि ये कंपनियां हर साल हमारे देश से 70,000 करोड़ रुपए लूट कर ले जाती हैं। कोई टेक्नोलॉजी नहीं है, कोई रोजगार नहीं मिल रहा है, उल्टे बेरोजगारी इस देश में बढ़ रही है। तो ऐसे समय में हमको एक एक पाई बचानी है इस देश की।
तो आपको मैं ये निवेदन करने आया कि अपने घर से ये अंग्रेजियत भगाइए, माने विदेशी कंपनियों के सामान खरीदना बंद करिए और ज्यादा से ज्यादा बन सके उतने वो सामान खरीदिए जो प्रकृति से सीधे मिलते हैं, ताकि पैसा किसान के पास जाए। और ऐसे ये दूसरा आखिरी निवेदन कि ये आप अंग्रेजियत से बाहर निकलें, इसके लिए बहुत जरूरी है कि टेलीविजन कम से कम देखें, क्योंकि ये जो टेलीविजन है ये रोज आपको उल्टी उल्टी बातें सिखाता है। मैं सिखा रहा हूं कॉलगेट मत खरीदिए, टेलीविजन रोज कहेगा कॉलगेट ही खरीदिए और दिन में 50 बार कहेगा 100 बार कहेगा। मैं कह रहा हूं विदेशी कंपनी का माल मत खरीदो, टेलीविजन रोज दिन में 50-100 बार कहेगा कि यही खरीदो। और ये जिसको आप टेलीविजन कहते हैं उसको मैं इडियट बॉक्स कहता हूं। क्यों है ये इडियट बॉक्स? क्योंकि ये इडियट बनाता है आप। एक उदाहरण देखिए, टेलीविजन पे एक जाहिरात आता है, क्या कहते हैं? हाय मैं कॉम्प्लॉन बॉय। फिर एक बेटी कहती है हाय मैं कॉम्प्लॉन गर्ल। इसका मानी क्या है? मैं कॉम्प्लॉन का बेटा हूं और मैं कॉम्प्लॉन की बेटी हूं। और कॉम्प्लॉन क्या है? टिन का डिब्बा। अब आप बताइए टिन के डिब्बा के भी बेटा बेटी हो सकते हैं? 100% इडियोसिटी है। क्या दिखाता है टेलीविजन? लाइफ बॉय है जहां, तंदुरुस्ती है वहां। अब आप बताइए अगर तंदुरुस्ती लाइफ बॉय से आती है तो भोजन क्यों करते हैं? आज से भोजन करना छोड़िए और एक एक लाइफ बॉय खरीद लीजिए और दिन में 10-10 बार रगड़िए, सबकी तंदुरुस्ती बनेगी। क्या इडियोसिटी दिखाते हैं कि एक फुटबॉल खिलाड़ी है जो बिना लाइफ बॉय लगा के फुटबॉल खेलने जाता है तो गिर पड़ता, फिर लाइफ बॉय लगा के जब फुटबॉल खेलने जाता है तो बिना गोल मारे वापस नहीं लौटता। तो मैं सोचता हूं कि लाइफ बॉय लगा के इतना अच्छा खिलाड़ी कोई हो सकता है तो इन सब खिलाड़ियों को ओलंपिक में भेजना चाहिए, क्योंकि हिंदुस्तान की फुटबॉल की टीम जब ओलंपिक में जाती है तो क्वालिफाइंग राउंड में बाहर हो जाती है। उस दिन मैं सोचता हूं कि हिंदुस्तान की सरकार ने एक एक खिलाड़ी को लाइफ बॉय का एक एक पैकेट दिया होता तो 10-12 गोल्ड मेडल तो आ ही जाते कम से कम। 100% इडियोसिटी है। उस इडियोसिटी का एक उदाहरण और देखिए, टेलीविजन पे दिखाते हैं कॉलगेट का विज्ञापन। कैसे दिखाते हैं? दो पति पत्नी साथ साथ चल रहे हैं, थोड़ी देर के बाद पत्नी मुंह फेर लेती है और अपनी सहेली से कहती है कैसे कहूं इनकी सांस में बदबू आती है। तो उसकी सहेली कहती है सांस में बदबू, चल मेरे साथ। दोनों डॉक्टर के पास जाते हैं। डॉक्टर साहब कहते हैं अरे कॉलगेट का सुरक्षा चक्र तो अपनाया नहीं, सांस में बदबू तो आएगी। तो उनके घर में कॉलगेट आ जाता है। उनके मिस्टर जिनकी सांस में बदबू आती है वो कॉलगेट रगड़ते हैं। कॉलगेट रगड़ने के बाद दिखाते हैं उनकी पत्नी उनके नजदीक आ जाती है और नीचे एक लाइन लिखते हैं दूरियां नजदीकियां बनी। जानते हैं इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि दो पति पत्नी अगर कॉलगेट नहीं करेंगे तो दूर दूर रहेंगे, कॉलगेट करेंगे तभी नजदीक आएंगे। अब आप बताइए, भारतीय संस्कृति में कहते हैं कि पति पत्नी का रिश्ता परस्पर प्रेम, परस्पर विश्वास, परस्पर सद्भाव पर टिका होता है। अब ये इडियट बॉक्स कह रहा है नहीं, कॉलगेट टेस्ट पर टिका हुआ। इसलिए ये इडियट बॉक्स है। और ये इडियट बॉक्स क्यों है? अभी आपने कहा तो मुझे याद आ गया, एक विज्ञापन आता है टेलीविजन पे, घर की बढ़े शान पड़ोसी की जले जान। तो है पड़ोसी की जान जलाने में, पता है कैसे? भला उसकी कमीज मेरी कमीज से सफेद कैसे? हमारी पूरी जिंदगी इसी में घुनचक्कर हो गई कि भला उसकी कमीज मेरी कमीज से सफेद कैसे? गया हो गया बनता धार भारतीय संस्कृति। इसलिए मैं कहता हूं कि ये टेलीविजन देखना कम से कम करिए। और इसलिए भी कि ये जो टेलीविजन है ये हमारे देश में ना सिर्फ इडियोसिटी फैला रहा है, बल्कि भारत सरकार ने जब से ये जीटीवी, सीएनएन, एटीएन, स्टार टीवी, प्राइम स्टार, प्राइम स्पोर्ट्स, तमाम विदेशी कंपनियों को खुली छूट दे दी है हिंदुस्तान में, वो दिखा क्या रहे हैं? आपके बच्चों को वो सब दिखा रहे हैं जो नहीं देखना चाहिए। आपके बच्चे बैठते हैं एटीएम पर, रात दिन गाने सुनते हैं। क्या गाने सुनाते हैं? चोली के पीछे क्या है? चीज बड़ी है मस्त मस्त। अब आप बताइए कि आपका 3 साल का बच्चा, 4 साल की बेटी, 5 साल के बच्चे रोज रोज ऐसे ही गाने सुने और रोज रोज ऐसी ही चीजें देखें तो जरा सोचिए कि वो क्या बनेंगे।
क्योंकि दुनिया भर के वैज्ञानिक एक ही बात कहते हैं कि बच्चे जो देखते हैं, जो सुनते हैं, वही करते हैं। फिर तो रात दिन आपके बच्चे अगर ऐसे ही गंदे गंदे गीत सुनेंगे, ऐसे ही गंदे गंदे सीरियल देखेंगे, जरा बताइए तो सही कि टेलीविजन के सीरियल्स कैसे हैं। कोई कहता है कि एक सीरियल आता है शांति, कोई कहता है आता है स्वाभिमान, कोई कहता है आता है बनेगी अपनी बात। इन सब में क्या दिखाते हैं? हर एक सीरियल में एक ही थीम है, एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशंस। क्या दिखा रहे हैं शांति में? शादी के पहले बच्चे पैदा हो गए और शादी क्या कर रहे हैं, एक बार एक से, दूसरे बार दूसरे से, तीसरे बार तीसरे से, चौथे बार चौथे से, माने ऐसे बदलते हैं जैसे कमीज बदलते हैं। ये यूरोप में तो हो सकता है, हिंदुस्तान में ये नहीं चलता। और आपके बच्चे अगर यही सब देखेंगे, कभी कभी तो मैं डर पैदा करता हूं। आप जरा सोचिए कि हम 5 में जो कुछ दिखाया जाता है और जिस तरह के बच्चे हैं, देख देख कर अगर हम 5 आपके बच्चे भी वैसे ही हो गए तो आप सिर पीटेंगे एक दिन अपना। क्यों? जानते हैं क्यों? उसका एक कारण है। ये जो बच्चे होते हैं, ये जब सीखते हैं किसी चीज को तो उसकी एक खास तरह की प्रक्रिया होती है। क्या होती है? बच्चों को सबसे ज्यादा सीख अगर देनी हो तो उनको अच्छी अच्छी कहानियां सुनानी चाहिए। कहानियों का बच्चों के मन पर जो असर होता है वो पूरी जिंदगी रहता है। एक उदाहरण मैं अक्सर देता हूं महात्मा गांधी का। महात्मा गांधी जब छोटे थे, बचपन में, मोहनदास करमचंद गांधी थे, तो एक दिन वो हरिश्चंद्र का नाटक देखने गए। हरिश्चंद्र का नाटक देखने से पहले उनकी मां ने उनको हरिश्चंद्र की कहानी सुनाई, एक बार नहीं कई बार। तो एक दिन उनके गांव में पोरबंदर में हरिश्चंद्र का नाटक दिखाने वाली कंपनी आई, तो उस नाटक कंपनी ने हरिश्चंद्र का नाटक दिखाया। गांधी जी वो नाटक देखकर लौटे तो अपनी मां के सामने उन्होंने 2 संकल्प लिए कि आज के बाद कभी झूठ नहीं बोलूंगा और आज के बाद कभी भी हिंसा नहीं करूंगा, आजीवन अहिंसा और सत्य के रास्ते पर चलूंगा। हरिश्चंद्र की कहानी और नाटक देखकर मोहनदास करमचंद गांधी